Hello guys, welcome to our channel Part 3 Reborn for New Survival. Chapter 13 घूमने जाना। पूरी रात की बारिश के बाद सुबह के करीब आसमान साफ हो गया था। सुबह की हवा चल रही और हवा में ताजगी का एहसास छोड़कर ज़मीन सूखने लगी थी। बालकनी पर लगे हल्के रंग के पर्दे हिलने लगे थे, छोटी सी जगह से ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। तेज सिर दर्द ने श्रव्या को नींद से जगा दिया। उसने अपनी भारी पलकें खोलीं और उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुलते ही जो दिखा वो एक अनजान जगह थी। ये उसका कमरा नहीं था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह हल्के पीले रंग की थीम वाला एक बहुत बड़ा कमरा था। इसके अलावा ये उसके घर के जैसे ही एलिगेंट तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। हालांकि ये कमरा एक ही रंग में सजा हुआ था और यहाँ का फर्नीचर काफ़ी महंगा दिख रहा था, इसलिए उसे यकीन था कि ये उसका कमरा नहीं है। वो जल्दी से उठ बैठी। उसके अचानक हिलने डुलने से उसका सिर दर्द और बढ़ गया। उसने अपने एयरलोम पर हाथ फेराया और याद करने की कोशिश की कि कल क्या हुआ था। श्रव्या को मेघना के साथ निरीक्षण के लिए पैलेडियम प्लाजा जाना याद आया। वहाँ उसकी मुलाकात धैर्य से हुई, फिर वो कंपनी में वापस चली गई। मेघना को वापस घर छोड़ने के बाद वो रैनबो एंटरटेनमेंट सिटी के अंदर आते एक एंटरटेनमेंट क्लब में गई और वहाँ खूब शराब पी। फिर उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। फिर उसे कुछ और याद नहीं आ रहा था। आप उठ गई हो? सामने की तरफ से एक गहरी और शांत आवाज़ आई। उसने युवान को कैजुअल ग्रे कपड़ों में देखा, उसका खूबसूरत चेहरा, शांत आंखें और उसके ब्लैंक एक्सप्रेशन। आप यहाँ? श्रव्या चौंक गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके बालों ने उसके पीले चेहरे को आधा ढंक दिया और उसकी आवाज़ शुष्क लग रही थी। मैं यहाँ कैसे आए? उसने फिर खुद को देखा और महसूस किया कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। अनजाने में उसने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। युवान जो तब से उसे देख रहा था, उसने उसका रिएक्शन देखा। अपनी सामान्य शांत आवाज में उसने स्पष्टता करते हुए कहा, आप सड़क के किनारे नशे में थी और मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था। आपको बुखार हो गया था और सुरेखा आंटी ने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की है। एक सामान्य वाक्य ने श्रव्या के सारे शक दूर कर दिए। श्रव्या को राहत हो गई थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, थैंक यू सो मच। श्रव्या अपने सामने खड़े इस आदमी की पूरी तरह एहसानमंद थी, क्योंकि वो बार बार उसकी मदद करता रहा था। युवान ने अपना सिर हिलाया, अब उसके चेहरे के भाव थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। उसने बेड के पास कुर्सी पर रखे कपड़ों की ओर इशारा किया। आपके लिए कपड़े कुर्सी पर हैं। सुरेखा आंटी ने आपके लिए सब तैयार किया है। नहाने के बाद आप बाहर आ जाइए, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। श्रव्या ने उस दिशा की ओर देखा जहां युवान ने इशारा किया था और उसने उस कुर्सी पर एक जोड़ी कपड़ों अच्छे से सेट करके रखा हुआ देखा। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, वो आदमी पहले ही रूम से बाहर निकल चुका था। श्रव्या ने अपनी आलस को दूर किया और बिस्तर से उठ गई। कपड़े लेकर वो बाथरूम की ओर चल दी। 20 मिनट बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और देखा कि युवान सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। टेबल पर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट परोसा गया था। युवान ने जब सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनी तो उसने अपने अखबार से नजरें हटाकर ऊपर देखा और देखा कि श्रव्या ऊपर से नीचे आ रही है। सुरेखा आंटी ने उसके लिए जो कपड़े तैयार किए थे वो एक पर्पल कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक टाइप ड्रेस थी, जो उसे अच्छी तरह से फिट आ रही थी। उसके कमर तक के लंबे बाल बन बनाकर बंधे हुए थे, जिससे उसका छोटा और खूबसूरत चेहरा निखार कर सामने आ रहा था। वो काफ़ी फिट और फाइन दिख रही थी। युवान ने अपनी आंखें उससे हटा ली और अपने बगल में खाने की टेबल की तरफ देखा। पहले कुछ नाश्ता कर लो। सुरेखा आंटी आपके लिए हेल्दी काढ़ा बनाने के लिए खासकर जल्दी आ गई थी, ताकि आपको हैंगओवर उतर जाए। ओके, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। श्रव्या मना करना चाहती थी क्योंकि उसने पहले टाइम देखा था, उसे महसूस करते हुआ था कि आज उसे देर होने वाली थी। जैसे ही श्रव्या ने कहा, किसी ने एक सॉफ्ट आवाज में कहा, मिस सिन्हा, आप जाग गई। अचानक आए आवाज ने श्रव्या को चौंका दिया। उसने उस तरफ देखा और महसूस किया कि बोलने वाला इंसान एक बहुत ही सौम्य दिखने वाली मिडिल एज की महिला है, जिसके हाथ में एक सर्विंग ट्रे थी। वो किचन से निकली ही थी। हेलो। श्रव्या ने आने वाले इंसान को ग्रीट करने का फैसला करने से पहले इसके बारे में सोचा।
आप मुझे सुरेखा आंटी बुला सकती है। अब आपको कैसा लग रहा है, मिस सिन्हा? कल छोटे मालिक जब आपको घर लाए तो उसके थोड़ी देर बाद ही आपको बुखार हो गया था। आप थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि आप इतना ना पिया कीजिए। इसके अलावा आप बारिश में फंस गए, फिर आपको बुखार और फ्लू हो गया। सुरेखा आंटी ने अपनी ट्रे से दलिया टेबल पर रख दिया और वो मुस्कुराए और युवान की ओर मुड़ी। छोटे मालिक, आइए और नाश्ता कर लीजिए। युवान ने अखबार रख दिया और उठकर टेबल की ओर चल दिया। उसने श्रव्या की ओर देखा और गहरी, संवेदनशील आवाज में कहा, मैंने पहले ही आपके सीनियर से आपको एक दिन की छुट्टी देने के लिए कह दिया है। हाँ, मिस सिन्हा, आपका बुखार अभी अभी कम हुआ है। बेहतर होगा कि आप पहले 1 या 2 दिन आराम कर लें, उसके बाद ही ऑफिस जाए। मैंने अभी अभी काढ़ा बना लिया है ताकि आपको ठीक होने में मदद मिल सके। मैंने इसमें थोड़ी अदरक डाल दी है। इसमें से 1-2 वॉडकी पी लो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, सुरेखा आंटी ने जोश के साथ कहा। युवान पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। सुरेखा आंटी की बात सुनकर श्रव्या ने सिर हिलाया। उसका गला अभी भी थोड़ा सूखा और कर्कश था, लेकिन उसकी आंखें सामने वाले प्रति आभार से भरी हुई थीं। कल रात के लिए थैंक यू। पूरी रात मेरा ध्यान रखने के लिए। वो अभी भी पिछली रात के कुछ हिस्सों को धुंधले से याद कर पा रही थी। वो लगभग पूरी रात करवटें बदलती रही, उल्टी और बुखार से कांपती रही। उसकी इस खराब हालत के बीच सुरेखा आंटी ही थी जो प्रेम से उसकी देखभाल कर रही थी। सुरेखा आंटी मुस्कुराए, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो छोटे मालिक ही थे जो आपको वापस लेकर आए थे। आपको छोटे मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं पहले गार्डन के पेड़ों को पानी देने जा रही हूँ। आप लोग कुछ नाश्ता करो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर उन्होंने अपना एप्रन उतार दिया और बाहर चली गई। युवान, जो श्रव्या सामने बैठा था, चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज और खाने का तरीका हाई सोसाइटी के अनुरूप था। ये देखकर कि श्रव्या उसे देख रही है, युवान ने धीरे से ऊपर उसकी तरफ देखा। जब उसने देखा कि श्रव्या अभी भी कहीं खोई हुई है, तो उसने कहा, क्या आपके हाथ में दर्द हो रहा है? फिर श्रव्या को याद आया कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इससे उसको खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए उसने अपना सिर में हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। मैं हमेशा आपको। युवान स्पष्ट रूप से उसकी बात समझ रहा था। उसने उसकी आंखों में एक नज़र देखा, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। आप हमेशा मुझे अपने आप को इतना हारा हुआ देखने देते हैं और फिर आपको लगता है कि खुद को छिपाने के कोई जगह ही नहीं मिलती। श्रव्या चौंक गई। फिर अचानक वो खिलखिलाकर हंसी और फिर चुपचाप अपनी नज़रें नीची कर लीं। युवान ने धीरे से काठे की कटोरी उसकी ओर बढ़ाए और बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा, दवा से झूठे रोग दूर नहीं होते, शराब वास्तविक दुख को दूर नहीं कर सकती। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपको इसे सहन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मुझे पता है, लेकिन कभी कभी आपको खुद को एडजस्ट करने के लिए बहुत बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है, फिर खुद को एडजस्ट करना एक आदत बन जाती है ना? श्रव्या ने गहरी सांस ली और वो शांति से मुस्कुराए, ये सोचते हुए कि आपको एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए क्योंकि आपके दिल में उम्मीद है कि आप जाने देना नहीं चाहिए है। क्या आप अभी भी पास्ट का अफसोस कर रहे हो? युवान ने उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान हल्की कोल्डनेस के साथ थी। जितना भी आप अफसोस कर ले, आप कभी पास्ट में वापस नहीं जा पाएंगे। कभी कभी मैं थोड़ा क्यूरियस होती हूँ कि मैं इतने बुरी तरह फेल कैसे हो सकती हूँ। श्रव्या खुद पर हंसी, फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और काढ़े की कटोरी उठा ली। उसने चुपचाप वो पी लिया। बस एक घूंट भरते ही उसे अचानक याद आया कि उसकी कार अभी भी क्लब में थी, इसलिए उसने ऊपर देखा और पूछा, वो मेरी कार? उसने अपना बैग उल्टा कर दिया था पर कार की चाबियां नहीं ढूंढ पाई थी। वो बाहर पड़ी है। मैंने अपने असिस्टेंट को उसे वापस लाने के लिए कहा था। लिविंग रूम में कार की चाबी कॉफ़ी टेबल पर पड़ी हैं, युग ने लिविंग रूम की दिशा में इशारा करते हुए कहा। श्रव्या का चम्मच उसके मुंह के बीच में ही रुक गया। उसने इसके बारे में कुछ देर सोचा, फिर अपनी बात कहने का फैसला किया, थैंक यू। आपने पहले भी मेरी कई बार मदद की है।
पहले मैं कहती रहती थी कि मैं आपको डिनर पर लेकर जाऊंगी। मैं अब भी पिछली बार की आपकी असाइनमेंट हूँ। मुझे जानना है कि यदि आप आज फ्री हैं तो मैं आपको बाहर लंच पर लेकर जाना चाहती हूँ। उसकी आंखें कृतज्ञता और ईमानदारी से भरी हुई थीं और उसका हल्का सा पीला चेहरा भी लाल होने लगा था। ये मैनर्स के हिसाब से बिल्कुल सही था। इस काम की फील्ड में कुछ वर्षों से होने के कारण वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि किसी को पता होना चाहिए कि थैंकफुल कैसे होना चाहिए। आपने पूरे दिल से रिक्वेस्ट की है तो आगे इस बात का मान नहीं रखो तो वो सही नहीं है। इस बार युवान से इनकार नहीं हुआ, खास करके इसलिए वो आज के दिन भी आराम कर रहा था। अगले दिन वो सनशाइन वर्ल्ड जाएंगे और ऑफिशियल तौर पर सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में अपना काम संभालेगा। वो पिछले कुछ दिनों से गुप्त तरीके से पूरे सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन के कामों का निरीक्षण कर रहा था और उसने सुना था कि उसके सामने बैठी महिला ने पिछले कुछ समय में काफ़ी प्रभावशाली तरीके से काम किया है। अनजाने में वो उस पर कुछ ध्यान देने लगा था। जब श्रव्या ने उसका जवाब सुना तो उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। उसने विनम्रता से कहा, थैंक यू सो मच। क्या आपने सोचा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? शहर बहुत बदल गया है। आप तय करें कि कहाँ जाना है, युवान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मैं डिसाइड कर सकती हूँ। क्या आप श्योर हैं कि आप मेरे द्वारा ऑर्डर किए गया खाना खाना पसंद करेंगे? श्रव्या हंसे बिना न रह सकी। जब तक खाना लाइट है। हालांकि इसके बारे में सोचा जाए तो आपकी पसंद ठीक ही होगी, युवान ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मम्मा, समझ गई। फिर मैं आपको उस जगह पर ले आऊंगी जहां मैं अक्सर जाया करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। श्रव्या को अचानक वो जगह याद आ गई जहां वो अक्सर रेर ऐसा शानदार भोजन करने जाती थी। उसने याद किया कि ये जगह काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, मैं लंबे समय से वापस नहीं आया हूँ, इसलिए गाड़ी लेकर घूमने जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज शहर में हुए बदलावों को देखने के लिए मुझे घुमाने ले चलो। जब युवान ने उसे देखा तो उसकी शांत नज़रों में एक सहजता आ गई। श्रव्या सिर हाँ में हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझकी। मम्मा, यह मेरा खास अधिकार है। तो नाश्ता कर लो, हम थोड़ी देर में बाहर जाएंगे। युवान के ये कहने के बाद वो दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। सुरेखा आंटी भले ही बेहतरीन खाना बनाती थी, श्रव्या ज़्यादा नहीं खा सकती थी। एक प्लेट पोहे और टोस्ट के एक पीस के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। युवान के पास एक कॉल आई। इससे पहले कि वो अपना नाश्ता खत्म करता, वह उठा और ऊपर की तरफ चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद भी उसने उसे फिर से फ़ोन पर बात करते देखा, जब वो नीचे की ओर सीढ़ियों से आ रहा था। जब उसने देखा कि श्रव्या सोफे पर टीवी देख रही है और उसका इंतज़ार कर रही है, तो उसने धीरे से उसे इशारा करने के लिए हाथ उठाया। श्रव्या ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कॉफ़ी टेबल से अपनी चाबी लेने चली गईं। वो अभी विला के गेट से बाहर निकली ही थी कि श्रव्या ने दूर से अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी देखी, जबकि युवान की लो प्रोफाइल फेटन उसकी कार के पीछे खड़ी थी। श्रव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वो अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर उस आदमी को देखने लगी। जब उसने उसे अभी भी फ़ोन पर देखा और यहाँ तक कि उसके हाथ में दस्तावेजों को पलटते हुए देखा, तो उसने सोचा कि ये उसके काम से संबंधित कुछ होना चाहिए। जब युवान ने देखा कि सिया उसे देखने के लिए रुकी है, तो उसने भी उसकी तरफ देखा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सिया को देने एक कार की चाबी निकाली। वो स्पष्ट रूप से उसे अपनी कार चलाने के लिए कह रहा था। उसकी कार के बारे में क्या? श्रव्या ने उसे थोड़ा खोए हुआ देखा, फिर उसने देखा कि युवान ने पहले ही कार की चाबी उसे उछाल दी थी। अभी भी फ़ोन पर बात करते हुए वह अपनी कार की आगे वाली पैसेंजर सीट की ओर चला गया। श्रव्या ने कार की चाबी पकड़ ली और केवल असहाय होकर फेटन की ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। उसने अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोला और बहुत जल्दी कार शुरू कर दी। कार चलाने के एक्सपीरियंस के वजह उसने कार को मोड़ दिया और पलक झपकते ही कार गुलामहोर विला से दूर जा रही थी। मम्मा, बाद में मैं देखने जाऊंगा। आप लोग अभी प्रपोजल तैयार कीजिए। कल मैं कंपनी में वापस आऊंगा। अगले सोमवार को मेरे डेस्क पर प्रपोजल भेज दे। कोई और सवाल? फ़ोन पर बात करते ही युग ने अपने साथ लिए दस्तावेजों को देखा।
कुछ देर बाद उसने फ़ोन काट दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? श्रव्या बता सकती थी कि वो काफ़ी व्यस्त लग रहा था। उसने अभी एक फ़ोन काट ही रहा था कि दूसरा फ़ोन आ गया। एक्सप्रेस रिंग रोड लो, शहर के दक्षिण में चलो, बेलापुर ब्रिज। उसने एक जगह का जिक्र किया, फिर श्रव्या की तरफ देखा। क्या आप रास्ता जानती हैं? कार के जीपीएस की ओर इशारा करने से पहले श्रव्या ने सिर हिलाया। भले ही मैं नहीं जानती, ये तो जानता है। युवान मुस्कुराया। उसने अपने दस्तावेज दूर रख दिए और खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या ये ट्रिप लाएगी श्रव्या और युवान को करीब? श्रव्या ने हल्की सांस ली, फिर धीरे से कुर्सी खींची और अपना हैंडबैग एक तरफ रखकर बैठ गई। चैप्टर 14 हॉटपॉट। दोपहर का समय होने को था। चारों तरफ कई कारें को गुजर रही थी, जबकि फुटपाथ के दोनों ओर पैदल चलने वालों की भीड़ थी। युवान जो खिड़की के बाहर देख रहा था, वो अचानक नीचे झुका और एक सीडी निकाली और म्यूजिक प्लेयर में डाल दी। म्यूजिक सिस्टम से एक सॉफ्ट और सुकून देने वाला हल्की धुन बजने लगी। श्रव्या उस धुन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। यह एक पियानो धुन थी जिसे वो वास्तव में पसंद करती थी, लग जा गले। आपको भी R.D. बर्मन का संगीत पसंद है? श्रव्या धुन सुनकर थोड़ा चौंक गई और उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा। पीछे झुकने से पहले युग ने अपनी पीठ सीधी कर ली। उसके हैंडसम फेस पर एक हल्की सी सहजता थी। मैं इसे कभी कभी सुनता हूँ। क्या आपको पियानो बजाना आता है? जैसे ही श्रव्या ने सुना, उसने ना में थोड़ा सा सिर हिलाया। जब मैं छोटी थी तो मैं उन लोगों से ईर्ष्या करती थी जो पियानो बजा सकते थे। जब मेरा स्कूल शुरू हुआ तो मैंने इसे सीखने के बारे में सोचा, लेकिन शायद इसलिए कि मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मैंने पियानो कोर्स चुना था। बाद में मेरे शिक्षक ने मुझे दूसरा कोर्स चुनने के लिए कहा। वो इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी और अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। युवान धीरे से हंसा और उसकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट थी। मैं कह सकता हूं कि आपके शिक्षक ने आपका अच्छी तरह ध्यान रखा होगा। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वे शायद आपको तब तक इस क्लास को दोहराने देते जब तक आप पास नहीं हो जाती। सिया ने अपने होंठ पाउट किया और अंत में मुस्कुरा दी। उसकी टिमटिमाती हुए आंखों में एक बदलाव था क्योंकि उसने स्टीयरिंग को स्थिर रूप से पकड़ रखा था, जबकि उसका दूसरा हाथ आदतन कार की खिड़की पर कोहनी रखकर हाथ पर सिर को रखा हुआ था। नहीं, ये इसलिए था क्योंकि वो मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं देख सकती थी। मैं स्कूल में एक अनरेचीवर स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट जिसके कारण शिक्षकों को सबसे ज़्यादा सिरदर्द होता था, खासकर हाई स्कूल में। स्कूल द्वारा मेरे माँ और पापा को बुलाना कोई सामान्य बात नहीं थी। श्रव्या ने जब उन दिनों को याद किया तो उसको अचानक एक उनकही उदासी महसूस हुए। वो वास्तव में तब मासूम थी। वो हमेशा नव्या के साथ क्लास बंक कर देती थी। क्योंकि नव्या और रोहन अलग अलग क्लास में थे, नव्या हमेशा उसे देखने के लिए क्लास बंक कर देती थी और यहाँ तक कि श्रव्या को भी साथ ले जाती थी। उस समय स्कूलों में ओपनली डेटिंग की परमिशन नहीं दी थी। जैसा कि उसने सुना, युवान के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे बड़ी हो गई और वो मुस्कुराते हुए अंडरअचीवर, वो बुदबुदाया, फिर कुछ सोच समझकर पलटा और मुस्कुराते हुए श्रव्या को गौर से देखा। लोग हमेशा कहते हैं कि कम उपलब्धि हासिल करने वाले बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग एग्जाम से पहले सो नहीं सकते हैं। क्या आप सच में उनमें से एक है? श्रव्या ने उसकी तरफ एक पल देखा, फिर उसने इसके बारे में सोचा और फिर गंभीरता से सिर हिलाया। मैं उनमें से एक हूँ जो हर एग्जाम के वक्त 5 किलोग्राम वजन कम करते हैं। एग्जाम से 2 हफ्ते पहले मैं हमेशा उधम मचाती थी, लेकिन इसके बारे में सोचा जाए तो मैं सच में एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। आप क्या कहते हैं? आपको देखने से लगता है कि आप शायद हमेशा अव्वल आने वाले स्टूडेंट में से होंगे। युवान बिना कुछ बोले मुस्कुराया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि कैसे आगे देखते हुए श्रव्या ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आप सीनियर हाई स्कूल के लिए कौन से स्कूल गए थे? सीनियर हाई स्कूल। श्रव्या इस बारे में सोचते ही उसकी भौहें तन गईं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, मुझे वहाँ कनेक्शन की वजह से एडमिशन मिला था और मैंने वहाँ स्पेशल क्लास में ज्वाइन किया था। हालांकि बाद में मैं होमवर्क पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मुझे दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया।
दिल्ली पब्लिक स्कूल सिटी का उस टाइम पहला हाई क्लास स्कूल था जहां आमतौर पर होशियार बच्चे या अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। केवल परिवार के ऊपर निर्भर रहना ही काफ़ी नहीं था, वहां एडमिशन से पहले एग्जाम क्लियर करना भी जरूरी होता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल। युवान ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और उसकी आंखों में एक झटका सा चमक आया। श्रव्या ने उसके हाव भाव से कुछ समझ गई और हंस पड़ी। मुझे ये मत कहना कि आप भी पहले डीपीएस में थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद युवान ने अचानक लापरवाही से कहा, डीपीएस की लाइब्रेरी की XX साल की ग्रेजुएशन वॉल पर जाओ और देखो। मेरा नाम अभी भी सबसे ऊपर होना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ा और खिड़की से बाहर देखा, उसका गहरा हैंडसम चेहरा थोड़ा स्थिर हो गया। बाहर पहले से ही एक दिन पहले वाले मौसम से आज का मौसम विपरीत था। आसमान में अभी भी धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवाएं लगातार चल रही थीं। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि फुटपाथ के दोनों ओर कुछ व्यापारियों ने पहले से ही नए साल के स्वागत का सामान बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि जब युवान ने ये कहा तो श्रव्या चौंक गईं। वो युवान को देखकर थोड़ा हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसका एक क्लासमेट भी होगा, या वे सीनियर और जूनियर भी हो सकते हैं, हालांकि वो उससे कुछ साल बड़ा है। ये सब सोचते सोचते उसे अचानक कुछ याद आया। इतना समय हो गया था, फिर भी वो उसका नाम नहीं जानती थी। श्रव्या पहले इसके बारे में नहीं पूछा था और बाद में भी युवान ने इसे बताया नहीं। वह काफ़ी देर तक झिझकती रही और धीरे से बोली, आप। युवान, जैसे कि श्रव्या के विचारों को पढ़ सकता था, इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाती, उस जगह में उसकी गहरी और सुरीली आवाज़ धीरे से गूंजी, युवान मेहरा। युवान मेहरा। श्रव्या की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसे लगा कि ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि उसने वो नाम पहले कहीं सुना हो। हालांकि उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो लोग आगे एक भीड़ वाले ट्रैफिक जंक्शन पर पहुंचने वाले थे, इसलिए उसने अपने सभी विचारों को एक तरफ धकेल दिया और ड्राइविंग पर फोकस कर किया। कार एक्सप्रेस रिंग रोड से गुजरी और बहुत तेज़ी से साउथ रिवर ब्रिज पर पहुंच गई। सड़क के किनारे पुल के नीचे युवान और श्रव्या ने कार पार्क कर दी। फिर वो नदी के किनारे रोड पर काफ़ी दूर तक चलते रहे। श्रव्या ने महसूस किया कि युवान उस समय वहां की जमीन का निरीक्षण करना चाहता था। साउथ रिवर बहुत अच्छी तरह से विकसित की गई थी। पहले सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन ने भी एक पूरी टाउनशिप बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में क्योंकि उन्हें किसी अन्य प्रोजेक्ट पर फोकस से काम करना था, तो इस प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। श्रव्या को युवान दूर की सोच रखने वाला इंसान लगा। सिटी की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अनुकूल थी। अगर इस जगह को विकसित करना है तो भविष्य की संभावनाएं काफ़ी उज्ज्वल थी। वर्तमान में हालांकि बहुत से लोग अभी भी इस जगह के बारे में ज़्यादा होप नहीं रखते थे, फिर भी श्रव्या व्यक्तिगत रूप से इस जगह के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचती थी। वो लोग वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहे। कुछ गहन विचार करने के बाद वो दोनों कार में वापस आ गए। इस समय दोपहर हो गई थी, इसलिए श्रव्या ने सीधे उनके लंच की जगह पर जाने का फैसला किया। श्रव्या युवान को खाने के लिए जिस जगह लाई थी, वो कोई हाई क्लास का रेस्तरां नहीं था। इसके बजाय ये एक बेहद अनोखा साउथ रिवर रेस्तरां था। नदी के किनारे एक गर्म पानी के झरने के किनारे पर बना एक ताजगी और सुंदर सा छोटा सा चाइनीज रेस्तरां था। आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं उसे बस ऑर्डर करें। आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। श्रव्या ने युवान को मेन्यू सौंप दिया। उसकी आंखें में एक चमक उठी थी। युवान ने मेनू को ले लिया और प्रॉपर क्लास के साथ उसे फ्लिप करना शुरू किया। यहाँ का मेनू खाने के लिए बुरा नहीं है, खासकर हॉटपॉट के लिए। युवान ने अभी मेन्यू खोला ही था कि श्रव्या की धीमी और हल्की आवाज़ अचानक स्पष्ट रूप से आई। उसने ऊपर देखा कि श्रव्या की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, अस्पष्ट रूप से होपफुल लग रही थीं। श्रव्या के उदासीन, सुंदर चेहरे पर सहजता झलक रही थी। आखिरकार वो उसके सुझाव के साथ गया और साइड डिश के रूप में खाने के साथ हॉटपॉट का ऑर्डर दिया, साथ ही स्नैक वाइन का ऑर्डर दिया। जब युवान ने मेन्यू वापस वेटर को सौंप दिया और पूछने वाला था कि क्या वो कुछ और ऐड करना चाहती है, तो उसने देखा कि वो पहले से ही अपनी ठुड्डी को एक हाथ में टिकाए हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। युवान ने वेटर को जाने का इशारा किया।
उसके बाद उसने भी खिड़की के बाहर नजर की। उसने देखा नदी के किनारे बेर के पेड़ थे जिस पर फूल खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियां चारों ओर फड़फड़ा रही थीं और जमीन पर गिर रही थीं। बेर के पेड़ के आसपास हरे फुटपाथ पर कई लोगों हाथ पकड़कर चल रहे थे। वो लोग या तो लवर्स थे या 3 लोगों का परिवार। रेस्तरां की सर्विस बहुत अच्छी था, इसलिए थोड़ी देर में खाना सर्व हो गया था। श्रव्या ने वाइन की बोतल उठाई और चुपचाप 2 खाली ग्लास भर दिए। उसने धीरे से उसमें से एक को युवान की ओर किया, जबकि उसने दूसरे को उठा लिया। उसने फिर कुछ घूंटों में ग्लास को खत्म करने के लिए आराम से चेयर पर बैठ गई। श्रव्या की टिमटिमाती आंखें बदल गईं। अचानक पहले का कुछ याद आया और उसने खुद के लिए एक और ग्लास तैयार किया और एक छोटा सा घूंट लिया। मैंने पहले एक बार इत्तेफाक से एक बार ये वाइन पी है। पहले तो मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया, लेकिन पता नहीं कब इसकी आदत हो गई। इसे ट्राई करिए, हालांकि मुझे लगता है कि आपको इसकी आदत नहीं होगी। युवान ने चुपचाप उसकी बात सुनी और अपना ग्लास उठाया। उसने एक छोटा सा घूंट लिया और पाया कि ये बहुत स्वादिष्ट है। इसका चिकना और मीठा स्वाद था और सुगंधित भी थी। युवान स्पष्ट रूप से याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि यदि एक महिला वाइन की तरह हो सकती है, तो ये शायद एकदम सही कॉम्बिनेशन होगा। मीठी, रिच और खूबसूरत ढंग से वाइन की तरह सुगंधित, मिस्टीरियस, सुंदर, फिर भी एक भयानक जहर जैसे स्नैक। काफी देर हो चुकी थी उसके होश में आने से पहले। जब श्रव्या देखा कि युवान चुपचाप उसे देख रहा है, तो वह थोड़ा मुस्कुराए और माफी मांगते हुए बोली, क्या आपको इसकी आदत नहीं है? क्या मैं इसे रेड वाइन की बोतल से बदल दूं? युवान ने अपना सिर ना में हिला दिया। उसने अपने हाथ में से ग्लास धीरे से नीचे रखा और अपने सामने उबलते हुए पोट की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस सोच रहा था, अगर हम ऐसे ही पीते रहें और जल्द ही खाना शुरू नहीं करेंगे, तो क्या अंदर का खाना जल्द ही खराब नहीं हो जाएगा? जब उसने उसका गंभीर प्रश्न सुना, तो श्रव्या ने पोट में नीचे देखा और देखा कि पोट में चीजें पहले से ही काफी उबल रही थी। वो फिर धीरे से हंसी और खुशी से मीटबॉल लेने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठा ली। इसे इस्तेमाल करे, यहाँ के मीटबॉल बहुत टेस्टी हैं, विशेष रूप से झींगे के। धीरे धीरे खाने से पहले उसने इसे थोड़ी सी चटनी में डुबोया और खा लिया। उसे देखते हुए युग ने भी अपनी चॉपस्टिक उठाए और बड़े सलीके से हॉटपॉट में से कुछ उठाया। उसने मीट का एक पतला टुकड़ा निकाला और उसे खाकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई कि उसका टेस्ट काफी अच्छा था। ठंडी हवा की लहरें गुजर गईं। हवा में बेर के फूलों की हल्की सुगंध तैर रही थी, मन को तरोताजा कर रही थी। जब वे रेस्तरां से बाहर निकले तो 3 बज गए थे। फिर भी बादलों और कोहरे की वजह से शाम जैसा माहौल था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट शुरू कर दी गई थी। ड्राइवर की सीट पर श्रव्या ने हमेशा की तरह अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका लिया और खुली कार की खिड़की पर अपनी कोहनी टिका दी थी। दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभाला हुआ था। युवान बेफिक्र था और उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कार एक बहुत ही मन को भाने वाली शांति से भरी हुई थी। 2 लोग जो एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, वो चुपचाप बैठे रहे। वैसे तो उन्हें थोड़ा अजीब महसूस होना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसके बजाय ये ऐसा था कि जैसे वो दोनों दोस्त थे जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। जब वो दोनों एक साथ बैठे तो कुछ न बोले तो भी उन्हें अजीब नहीं लगा। कार तेजी से चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। क्योंकि वे हाईवे से गुजर रहे थे, सड़क पर पैदल यात्री नहीं थे। कभी कभी उनके आगे 1 या 2 कार ही चल रही थीं। श्रव्या को स्पष्ट रूप से याद था कि वो जिस रास्ते पर गाड़ी चला रही थी, वो काफी सुनसान था। फिर भी ये रास्ता युवान के गुलमोहर विला के लिए शॉर्टकट था। इसे एक एक्सीडेंट संभावित रोड माना जाता था क्योंकि रास्ते में कई मोड़ थे और कई लंबी सुरंगें बहुत सारे मोड़ों के साथ पहाड़ों से गुजरती थीं। इलाका भी काफी जटिल था। इस वजह से लोग आमतौर पर इस रास्ते को नहीं निकलते थे, इस तरह की वातावरण में तो बिल्कुल नहीं। रास्ते की इस तरह की रचना के कारण ऐसा लगाता है कि ये रास्ता कुछ युवानों के लिए स्वर्ग बन गया है, जो एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं। कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में इस इलाके में कई लग्जरी कारों के रेस की खबर आई थी।
वो इस बारे में सोच ही रही थी कि मानो श्रव्या के विचारों से सहमत होते हुए पीछे से तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। कई चमकदार रोशनी पीछे से आ रही थी। रियरव्यू मिरर में दिखाई देने वाली रोशनी के कारण श्रव्या लगभग अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फुल स्पीड में दोस्ती कारों ने जैसे ही उसे ओवरटेक कर लिया, एक सीटी बजने की तेज आवाजें आईं। ब्यूटीफुल, यदि आप जल्दी नहीं कर गए तो हम आगे के रास्ते को बंद करने वाले हैं। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगी? बेपरवाह और तेज हंसी के बीच बगल में एक कार श्रव्या की कार के साथ चलने लगी। समुद्री लुटेरा का एक आंख वाला मास्क पहने हुए एक लड़के ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और श्रव्या को चैलेंज करते हुए कहा। श्रव्या ने उसे एक कोल्ड नज़र से देखा। उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गईं लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने की डिसाइड किया। हालांकि उस कार के बाजू में से एक और कार पहले ही आगे निकल आई थी और लगभग युवान की कार से टकरा गई थी जिसे श्रव्या चला रही थी। शुक्र है, श्रव्या ने तुरंत रिएक्ट किया और उसने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, जिससे वे लोग बाल बाल बच गए। क्या श्रव्या और युवान किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं? चैप्टर 15 वो पागल था। श्रव्या चैन की सांस ले पाती इससे पहले उसके पीछे दाईं तरफ से एक और तेज रोशनी चमकी और दूसरी कार ने दाएं ओर से अटैक किया। ये तब हुआ जब श्रव्या ने महसूस किया कि उसके पीछे 10 से ज़्यादा लग्जरी कारें एक दूसरे रेस कर रही है। हकीकत में वो लोग उसे अपनी रेस में शामिल करने के लिए दृढ़ निश्चयी लग रहे थे। ब्यूटीफुल, क्योंकि आपकी ड्राइविंग इतनी बुरी नहीं है तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए। हमारा एंड पॉइंट रॉयल व्यूज विला के पास का एंट्री गेट है। यदि आप जीतते हैं तो एक जैकपॉट इनाम है, हमारे रेसिंग क्लब की एक स्पेशल मेंबरशिप। जब श्रव्या ने बाएं और दाएं दोनों तरफ को कार के बीच में खुद की कार को सैंडविच होते हुए देखा तो उसकी टिमटिमाती आंखें स्थिर हो गई। जल्दी ही उसके होठों पर एक कोल्ड मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक चमक उठी। रेस, ये गेम हकीकत में कुछ साल पहले उसके शौक में से एक था। खास करके 3 साल पहले लगभग हर 2 या 3 दिन में वो बाकी रेसर के साथ मिलकर स्पीड के साथ मिलने वाले पागलपन को एंजॉय करती थी। उसके लिए रेसिंग भी अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का और उससे फ्री होने का एक बेहतरीन तरीका था। श्रव्या को वापस याद आया कि उसकी ड्राइविंग को उसके दोस्तों के ग्रुप में सबसे अच्छा माना जाता था। 3 साल तक ये गेम नहीं खेलने के बाद उसे यकीन नहीं था कि उसकी बोल्डनेस और ड्राइविंग अब भी उतनी ही अच्छे होगी। भले ही उसे फास्ट ड्राइविंग पसंद थी, लेकिन जब बात रेसिंग की आती है तो ये उसने पिछले 3 सालों में एक भी बार ट्राई नहीं किया था। हालांकि अब अपने पास्ट से रेसिंग की उन यादों को ताज़ा करने के बाद सिर्फ एक बार इसमें हिस्सा लेने में हर्ज क्या था। श्रव्या ने जब इस बारे में सोचा तो वो बाजू वाली पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति के बारे में भी भूल गई। एक कार की धीमी आवाज़ के साथ उसका हाथ जो कार की खिड़की पर टिका हुआ था उससे अचानक स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखें एक शांति और शार्पनेस से भर गईं। उसने उन कारों को घूर कर देखा जो उसे चैलेंज कर रही थीं और अचानक एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। कार तुरंत फुल स्पीड में दौड़ने लगी और धनुष की डोरी को छोड़ते हुए तीर की तरह आगे निकल गई। पीछे से तुरंत ही चीखने चिल्लाने और यहां तक कि सीटी की तेज आवाजें आने लगीं। तभी पीछे चल रही कारों की स्पीड और तेज हो गई और वो लोग उसे आगे निकलने के लिए रफ्तार बढ़ा दिए। अचानक शांत रास्ता तुरंत कर्कश आवाज से भर गया और 10 से अधिक कारें बेहद खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी। कार की स्पीड फास्ट करने की वजह से हवा की लहरें तेज हो गई। उसके बंधे हुए बाल तेज हवाओं से पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गए थे क्योंकि उसके बाली की रिंग बहुत पहले ही हवा में उड़ गई थी। उसके लहराते हुए बाल काले बादलों की तरह आपस में उलझ गए थे। श्रव्या की आंखें फोकस्ड और तेज थी क्योंकि उसने एक्सीलरेटर को अपने पैरों के नीचे पूरी लिमिट तक प्रेस किया हुआ था। श्रव्या द्वारा ड्राइव की जाने वाली फेटन लो प्रोफाइल लग्जरी टाइप की कार थी। ये एक ऐसे टाइप की कार थी जो हाई क्लास के लो प्रोफाइल लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये एक रेगुलर लाइफ में यूज़ होने वाली कार थी और इसे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल था। श्रव्या जैसी किसी व्यक्ति जिसके पास काफ़ी अच्छा ड्राइविंग स्किल था, उसके लिए इसे ड्राइव करना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कार रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल नहीं थी। इस तरह ये एक रेसिंग कार नहीं थी। मर्सिडीज बेंज की तरह
पोर्श रेस कारें अधिक तेज और हल्की होती है। हकीकत में पोर्श कारें के लिए घुमावदार सड़कें के लिए बेहतरीन होती है, इसलिए जब उन्होंने कुछ टर्न का सामना किया और एक समकोण टर्न से गुजरे तो श्रव्या बहुत स्पष्ट रूप से उनसे पीछे रह गई। जब उसने बाईं तरफ से एक और कार तेजी से आगे जाती देखी तो श्रव्या ने आखिरकार अपनी भौहें चढ़ानी शुरू कर दीं। उसे अचानक अपनी ड्राइविंग स्किल पर शक होने लगा। उसने अभी कुछ वर्षों तक ट्राई नहीं किया था और वो सच में इसे भूल गई है। उन्हें हराना चाहती हो। तभी अचानक श्रव्या को बगल से एक गहरी आवाज़ सुनाई दी। वो चौंका गई। तब जाकर उसे अपने बगल में किसी के होने का आभास हुआ। वो उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी और महसूस किया कि जो आदमी आराम कर रहा था उसने अचानक अपनी आंखें खोली और शांति से आगे देख रहा था। उसकी आंखों की गहराइयों में तीक्ष्णता के कुछ संकेत दिख रहे थे। क्या आपके पास कोई प्लान है? श्रव्या ने अपनी आईब्रो उठाई और धीरे से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें आशा की किरण के साथ झिलमिला उठी थीं। युवान ने उसके सामने स्पीडोमीटर की ओर देखा। फिर उसके सम्माननीय और हैंडसम चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई जब उसने मध्यम आवाज में कहा, इस तरफ आ जाओ, मुझे कार चलाने दो। श्रव्या ने जब उसकी तीक्ष्ण और आत्मविश्वास से भरी आंखों में चमक देखी तो एक अद्भुत विश्वास से उसका मन भर उठा, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। खुशी से सिर हिलाने से पहले वो एक पल के लिए झिझकी। उसने फिर धीरे धीरे कार को स्थिर किया। जब कार स्ट्रैट रोड पर हाई स्पीड से जा रही थी तो उसने युवान के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा था। एक अनकही केमिस्ट्री साझा करते हुए उन दोनों ने छलांग लगाई और तेजी से जगह बदल ली। थोड़ा डगमगाने वाली कार के स्टीयरिंग व्हील को युवान ने स्थिर रूप से पकड़ लिया और कार तुरंत स्थिर हो गई। उसने रियरव्यू मिरर पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि उनके पीछे वाली दो रेस कारें तेजी से आगे बढ़ने वाली थी और दोनों तरफ से उनकी पर अटैक करने वाली थीं। युवान के होंठ तुरंत एक परफेक्ट कर्व में बदल गए। उसकी आंखों में चमक अचानक तेज हो गई। आगे एक अर्धवृत्त मोड़ आने वाला था। पकड़ के बैठो, युवान बोला, जबकि उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बिखरी हुई थी। उसने तुरंत एक्सीलरेटर को एंड तक प्रेस किया और मोड़ के पास जाकर कार को उसकी सबसे तेज स्पीड पर भगा दिया। उसके हाथ ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील को आधा लूप में बदल दिया और कार बहुत खूबसूरती से और तेजी से उन दो कारों के पीछे चली गई जो पहले उनके पास से गुजरे थे। वो पागल था। आगे एक बहुत बड़ा टर्न आ रहा था, फिर भी उसने कार को उसकी सबसे तेज स्पीड से चलाने की हिम्मत की। श्रव्या उसे अंदर ही अंदर सुनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि इसके बावजूद को पायलट की सीट पर बैठने के दौरान उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तेजी से आती हवाओं ने उसके बालों को उलझा दिया था और उस अचानक स्पीड ने उसे अस्थिर भी कर दिया था। हुश, वे तूफान की तरह गुजर गए और ऐसा लगा कि स्टीयरिंग व्हील अचानक उसके लिए सॉफ्ट हो गया है। इससे युवान को मनचाहे ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति दी, जैसा कि वह चाहता था, खासकर जब वे आगे बड़े टर्न के पास से निकल गए। कार जरा भी धीमी नहीं हुए। कार खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी और कुछ रेस कारों को पीछे छोड़ दिया जो गोली की तरह फास्ट स्पीड से आगे चल रही थीं। कार के टायरों के जमीन से टकराने की चुभती आवाज़, जैसे जैसे कारें निकलती गईं और इससे पहले कि सड़क के किनारे के पेड़ों के पत्ते जमीन को छू पाते, पीछे की कारों ने तेजी से उनका पीछा करती आई परतों को फिर से उड़ा दिया। एक पल में 10 से ज़्यादा कारें पागल तूफान की तरह आगे की ओर दौड़ती हुई प्रतीत हुईं। पलक झपकते ही वे गायब हो गए। युवान ने कार को बहुत अच्छे से संभाला। उसके कार की दिशा और उसे मोड़ने की स्किल परफेक्ट से भी परे थी। जब उसने देखा कि एक लग्जरी कार जो पहले आगे चल रही थी पीछे छूट रही थी तो श्रव्या अपने बगल में बैठे आदमी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। भले ही कार मेन इम्पोर्टेंट थी, ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल और भी महत्वपूर्ण थी। इस आदमी की ड्राइविंग स्किल काफ़ी इम्प्रेसिव थी। जिस तरह से उसने अपनी स्किल का यूज़ किया और जिस तरह से उसने स्थिति को सही ढंग से आंका और समझा, कार की कमी को उसके एडवांटेज में बदल दिया। इससे पहले कि श्रव्या भी ये सब मुश्किल से कर पा रही थी, जबकि वो अब आसानी से कार को हैंडल कर रहा था। कार बिजली की गति से आगे की अंधेरी सुरंग से गुजरी। कई स्ट्रीट लाइटों को मरम्मत की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ अच्छी खासी दूरी तक पिच अंधेरा थी। कभी कभी पीछे की कारों से हल्की रोशनी की झिलमिलाहट होती।
सुरंग भी टन से भरी होने के बावजूद उसने अभी भी कार को बहुत स्पीड से चलाया। कार के सुरंग की लंबी खड़ी सड़क से बाहर निकलने के बाद 90 डिग्री का एक और टर्न था। सामने देखने पर उन्होंने महसूस किया कि वे लोग पहले से ही रॉयल व्यूज विला के इलाके में पहुंचने वाले थे, इसलिए एंड पॉइंट ठीक आगे होना चाहिए। इस बीच आगे अभी भी दो कारें थीं, एक केन और एक फरारी, जो एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रही थीं। श्रिव्या की भौहें तन गईं। वो अवचेतन रूप से अपने बगल में बैठे आदमी को देखने के लिए मुड़ी, ये देखते हुए कि वो बेहद कुल लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखें समकोण टन पर टिकी हुई थीं। आगे चल रही दोनों कारों की गति पहले ही कम होने लगी थी, फिर भी यस्वोश उनकी कार धीमी नहीं हुई, इसलिए वो तेज तीर की तरह आगे निकल गए, बिजली की गति से उनके बगल में चल रही फरारी से आगे निकल गए। क्या है ये? क्या वो मरना चाहते हैं? यहाँ आगे एक सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। क्या वो इतनी स्पीड से चलाकर मरने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही कमेंट्स की बौछार आ गई, उस पल में जैसे ही वो लोग उस मोड़ के पास पहुंचे, युवान ने ब्रेक पर कदम रखा और उसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील ने एक बड़े मोड़ के साथ दिशा बदल दी। कार ने अप्रत्याशित रूप से बेहद फास्ट स्पीड से एक भयानक टायर की जमीन से घसीटने की आवाज आई। तुरंत टन से गुजरने के बाद सब शांत हो गया और वो लोग आसानी से सीधी सड़क पर आगे बढ़ गई। बल्दी हेल, क्या वो भगवान है? शीट, वो अच्छा था। वो आदमी कौन है? वो पागल है। ये कैसे किया? बल्दी हेल, सोकुल, काफी दबंग है, काफी हिम्मत वाला है, काफी जिद्दी है। पीछे से दौड़ती कुछ कारों ने इस चौंकाने वाले दृश्य को देखा था। वो मदद नहीं कर सके, लेकिन अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और तुरंत कमेंट करने लगे। स्वोश, ब्रेक की तेज और चुभने वाली आवाज ने हवा में गूंज उठी। फिनिशर लाइन को पार करने वाला ब्लैक फेटन पहला था। युवा साथी जो आगे बंद चौराहे पर अपनी कार के दरवाजों पर झुककर रेसिंग कर रही कारों के आने का इंतजार कर रहे थे, वे सभी स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि उस सभी ने उस कार को देखा था जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। युवान ने इंजन बंद किया, फिर उसने मुड़कर श्रिव्या की ओर देखा और देखा कि वह अभी भी थोड़ी चकित थी। उसके होंठ तुरंत एक फीकी स्माइल में बदल गए और उसकी चिंतित आवाज धीरे धीरे श्रिव्या के कानों में प्रवेश कर गई। क्या आप डर गए हैं? श्रिव्या फिर अपने चक्रव्यूह से बाहर निकली। उसने अपना सिर ना में हिलाने से पहले अपने गंदे बालों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए हाथ उठाया। जैसे वो अभी भी रोमांच महसूस कर रही हो, उसने कहा, मैं बस थोड़ा हैरान थी कि आपकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी हैं। सच में, जब आप सच में रेस में शामिल हो जाते हैं तो आप ऐसा हो सकते हैं। बेफिक्र सा पागल। रात की ठंडी हवा में श्रिव्या के शरीर को थोड़ा कांपता देख युवान ने उसका वाक्य पूरा किया। उसने अचानक कार का दरवाजा खोला, अपना काला जैकेट उतार दिया और लापरवाही से श्रिव्या पर फेंक दिया, फिर वह कार से दूर चला गया। ठंडी हवा अपने साथ एक फीकी महक लेकर आई। श्रिव्या ने महसूस किया कि युवान जब अचानक बाहर निकल गया तब उसकी गोद में बोझ था। जब उसने नीचे देखा तो उसने महसूस किया कि उसका काला जैकेट पहले ही उसकी गोद में गिर चुका था। श्रिव्या चौंक गई और उसके हाथ थोड़े सख्त हो गए। वो अभी भी अस्पष्ट रूप से अपने गोद में जैकेट के साथ अपने शरीर में थोड़ी सी गर्मी महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने जल्दी से युवान की तरफ देखा। युवान ने पहले ही अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स निकाल लिया था और लापरवाही से एक सिगरेट निकाल ली। एक हल्की सी झिझकते हुए जब उसने श्रिव्या को देखा तो उसकी गहरी और बेहद आकर्षक आवाज धीरे धीरे रात की हवा में तैरने लगी। इसे अपने ऊपर पहन लो, बाहर थोड़ी ठंड है। उसकी आवाज में एक आग्रह था जिसका विरोध करना मुश्किल था। फिर ज्यादा बहुत दूर नहीं, उन कुछ युवा साथियों में से एक जो प्रतीक्षा कर रहे थे अभी भी सदमे में गए हुए थे। वो कुछ कहने ही वाला था कि युवान ने उनकी तरफ सिर हिलाया और सिगरेट और लाइटर का अपना बॉक्स उनकी ओर फेंक दिया। उसने तेजी से उसे पकड़कर सिगरेट निकालने के लिए सभी ने उसे इधर उधर पास कर दिया। उन्होंने अपनी सिगरेटें जलाईं और मित्रता के साथ मुस्कुराए और उन्होंने युवान की तरफ सिर हिलाया। इसे ग्रिट करना माना जाता था। श्रिव्या ने जब युवान को लापरवाही से धूम्रपान करते हुए पीछे से देखा तो उसने फिर से अपनी गोद में रखे काले जैकेट को देखा। उसने थोड़ी गहरी सांस ली और इसे पहनने का विरोध नहीं किया। फिर
उसने कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और धीरे धीरे नीचे भी उतर गई। रात की हवा वास्तव में बहुत सर्द थी। अभी वो कार से उतरी ही थी कि ठंडी हवा का झोंका आया। वो मदद नहीं कर सकती थी लेकिन हल्का सा कांप गई थी, इसलिए उसने धीरे से अपने थोड़े ठंडे हुए और कड़े हाथों को आपस में रगड़ा। फिर वो धीरे धीरे कार के चारों ओर घूमी और युवान की तरफ बढ़ गई। उसके बगल में रुककर उसने कार कर पीछे से तेज गति से दौड़ती कारों को देखने के लिए युवान की नज़रों का पीछा किया। रात की हवा तंबाकू की गंध के एहसास के साथ तैरती रही। उनके बगल में पीले रंग की स्ट्रीट लाइट्स ने एक मंद प्रकाश फैला रही थी, जिससे उनके पैरों के नीचे की परछाइयां बहुत लंबी और फीकी दिखाई देने लगी थी। बहुत जल्दी दूसरे रेसर्स ने एक के बाद एक फिनिशर पॉइंट को पार करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे संभल कर गाड़ियों को धीमा किया और अपनी गाड़ियां खड़ी कर दीं। वे अपनी कारों से बाहर निकले और युवान की ओर चल पड़े। अच्छा है दोस्त, ये ठीक होता अगर आप सिर्फ हैंडसम दिखते तो, लेकिन आपके पास क्रेजी वाला ड्राइविंग टैलेंट भी है जो सच में गॉड की तरह हैं। हम तो भाई आपको देखकर ही दंग रह गए हैं। आपने ये कैसे किया? नीले रंग के ट्रैक सूट में एक लंबा डैशिंग लड़का उन कार चला रहे लड़कों में से एक युवान के पास चला आया। उसकी अभिव्यक्ति प्रशंसा से भरी हुई थी और वो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, आगे चिल्लाते हुए, ये एकदम परफेक्ट था। मुझे पीछे से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आपने अपनी बेहद परफेक्टली ड्राइव कर रहे थे, यहाँ तक कि अगर आप बेफिक्र थे तब भी हम में कोई भी इस तरह ड्राइव नहीं करेगा, खासकर जब आप पहले वाले मोड़ पर आ रहे थे। वो सचमुच पागलपन था। क्या मोड़ लेगी युवान और श्रव्या की जिंदगी? चैप्टर 16 गिफ्ट बॉक्स। भीड़ के चेहरों पर सदमा अभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी नज़रें युवान के ग्रीक गॉड जैसे हैंडसम चेहरे पर टिका दी, उनकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। जल्द ही उन्होंने श्रव्या को देखा जो युवान के पास खड़ी थी, और वो सभी उसे देख आश्चर्यचकित हो गए। एक हैंडसम आदमी और एक खूबसूरत औरत, क्या परफेक्ट मैच है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो आखिरी लिमिट तक चला गया था। अगर मेरे पास ऐसी सुंदरता होती तो मैं भी पूरी तरह से आखिरी लिमिट तक जाता। नीले रंग के ट्रैक सूट में वो आदमी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं सका और भीड़ हंस पड़ी। क्या वो आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड है? वो काफ़ी खूबसूरत है। ये रहा आपका इनाम, आपके द्वारा जंग में लूटी गई लूट। उस आदमी ने एक गिफ्ट बॉक्स दिया और मुस्कुराते हुए कहा। वाइफ, गर्लफ्रेंड, श्रव्या की भौहें तन गईं। वो उन लोगों को समझाने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि गिफ्ट बॉक्स लेने के लिए युवान ने पहले ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। ज़्यादा फ्रेंडली ना होते हुए, लेकिन फिर भी विनम्रता से उसने कहा, थैंक यू। आपकी स्किल्स भी इतनी बुरी नहीं है। मेरी स्किल ठीक हैं। आपकी कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम समान लेवल पर नहीं हैं। आप एक प्रोफेशनल रेसर नहीं बनेंगे, है ना? आपके स्किल को देखने के बाद से मुझे डर है कि एक नॉर्मल प्रोफेशनल रेसर के पास भी ऐसी स्किल्स नहीं होंगी। हकीकत में आपके कार मॉडल को देखते हुए ये सच में काफ़ी इम्प्रेसिव था। युवान ने गिफ्ट बॉक्स श्रव्या को दे दिया। इसके बाद उसने उदासीनता से अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज़ में कहा, नहीं। गिफ्ट बॉक्स स्वीकार करते हुए श्रव्या ने देखा कि वो बॉक्स सच में अच्छी तरह से पैक किया गया था। उस पर एक नाजुक और खूबसूरती से रिबन भी बंधा गया था। मिस, क्या आप इसे खोलने के लिए नहीं जा रहे हैं? शुरू में हमने सोचा था कि आज रात का गिफ्ट निश्चित रूप से करण छाबड़ा का होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि आपके पति जैसा अमेजिंग विन आएगा। आपने हमारे महंगे और स्पेशल केयर से तैयार किए गए गिफ्ट को इतनी आसानी से ऐसे ही छीन लिया। मिस्टर छाबड़ा, आपको अगली बार और मेहनत करनी होगी और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना होगा। जब उन्होंने ये कहा तो करण छाबड़ा नाम का लंबा सुंदर लड़का केवल अपना सिर ना में हिला सकता है और हार मानते हुए कहा, मेरी स्किल उनके जितनी अच्छी नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जब भीड़ ने उसकी खेलदिली को सुना तो वो लोग तुरंत ठहाका मारकर करण को थोड़ा चिढ़ाने लगे। मिस, इसे देखने के लिए खोलें। हाँ, मैं सच में अंदर क्या है ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। देखो वो लोग कितने मिस्टीरियस हो रहे हैं। प्लीज़ इसे देखिए। क्या ये कोई कीमती चीज़ है? हम सब बहुत क्यूरियस है। उसके आसपास के लोगों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया।
श्रव्या चौंक गई। उसने अवचेतन रूप से युवान की ओर देखा। उसी वक्त उसकी गहरी नज़रें उस पर पड़ीं और फिर उसके हाथ में गिफ्ट की ओर झुक गईं। उसके विचार स्पष्ट थे। युवान चाहता था कि वो गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखे कि अंदर क्या है। कुछ देर चुप रहने के बाद श्रव्या केवल हाँ में सिर हिला सकती थी और फिर धीरे से गिफ्ट पर लगे रिबन को खींच लिया। सस्पेंस के साथ उसने गिफ्ट बॉक्स को थोड़ा थोड़ा करके खोला और जो सामने आया वो था बाबी डॉल। वो एक खूबसूरत बाबी डॉल थी जिसके कमर तक लंबे सुनहरे बाल थे, जो एक आकर्षक और रॉयल प्रिंसेस ड्रेस में लिपटी हुई थी। वो बहुत आकर्षक थी, जबकि बाबी प्रिंसेस के हाथ में रहे सुनहरे गुलाब ने लोगों को और भी अधिक आकर्षित किया। वो बाबी बहुत ही खूबसूरत शिल्प कौशल के साथ बनी हुई थी। वो बिल्कुल गुलाब की तरह थी जो पूरी तरह खिल गया हो। धीमी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे कोई अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सुनहरे गुलाब में हल्के हल्के लाल रंग के संकेत थे। इसकी सुंदरता ने किसी के भी लिए इससे अपनी आंखें हटाना मुश्किल बना दिया था। वाह, सच में। एक बार जब बाबी गिफ्ट बॉक्स से बाहर दिखाई दी तो भीड़ तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठी। सभी की आश्चर्यचकित होने की आवाज़ सुनाई दी और सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। इस मौके पर कई लड़कियों ने पहले ही अपना मुंह ढक लिया था ताकि उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे। कितना खूबसूरत है। मैं कहता हूं कि क्लब के लोग आपके प्रति बहुत पक्षपाती हैं। अच्छी बात है कि इसे आप जैसे दूसरे रेसर ने जीत लिया, अन्यथा मैं निश्चित रूप से हार नहीं मानती। एक तरफ से एक क्यूट और इनोसेंट दिखने वाली लड़की मुस्कुराई और श्रव्या को ईर्ष्या से देखते हुए बोली, मिस तुम बहुत लकी हो। ये गिफ्ट हमारे क्लब द्वारा बहुत सोच विचार कर तैयार किया गया था। इस फूल को स्वीट रोमांस अंडर स्पीड कहा जाता है और ये आप दोनों की खुशहाल जिंदगी की कामना के लिए एक टोकन है। श्रव्या चौंक गई और उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने युवान की ओर देखा, केवल एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। जैसे ही श्रव्या ने अपने पतले होंठ खोले और भीड़ को समझाने के लिए कुछ कहना चाहती थी, युवान ने अचानक अपने हाथ में रहे सिगरेट के बट को दूर फेंक दिया। इसे रख लो, आप ड्राइव करो, चलो घर चलें। उन सरल शब्दों के साथ उसने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और आगे की पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए कार की ओर घूम गया। श्रव्या की भौहें तन गईं जब उसने देखा कि वो पहले ही कार में बैठ चुका था, जबकि भीड़ अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसे ईर्ष्या से देख रही थी। उसने थोड़ी सी गहरी सांस ली और गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथ में एक बार देखा। अपने ऊपर लगे चौड़े काले जैकेट को धीरे से खींचते हुए वो कार में बैठ गई और कार स्टार्ट कर दी। कार फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगी। कार की खिड़की के दोनों ओर से ठंडी हवा का झोंका आना जारी था और थोड़ी ठिठुरन थी। अपनी आंख के कोने से वो देख सकती थी कि युवान धीरे से अपने माथे को हाथ से ढक रहा था और कार की सीट पर हल्के से झुकते हुए अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ देर सोचने के बाद श्रव्या ने कार की खिड़कियां बंद कर दीं और कार का टेम्परेचर बढ़ा दिया। उसकी शांत आवाज में चिंता के संकेत थे। हवा तेज है और किसी को भी हल्का सिर दर्द दे सकती है। युवान शांति से सीट पर पूरी तरह झुक गया और धीरे से ऊपर देखा, बगल में, और उसने धीरे से पूछा, तुमने कब से प्रैक्टिस नहीं की है? युवान बता सकता था कि वो शायद एक बार वाइल्ड हो गई थी, पर उसकी मूवमेंट में प्रैक्टिस की कमी लग रही थी। उसकी बात सुनकर श्रव्या रुक गई। उसकी ठंडी नज़रों ने उसकी क्यूरियस नज़रों में देखा और वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर वह अचानक धीरे से हंसी जैसे कि खुद का मजाक उड़ा रही हो। आपको पता चल गया। एक छोटे से गैप के बाद पतली हवा के साथ साथ एक कोमल आह भरते हुए, 3 साल हो गए। मुझमें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। मैंने बस सोचा था कि रेसिंग मेरी सारी परेशानियों को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जब तक कि बाद में मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरी हर चीज़ में दिलचस्पी खत्म हो गई है। फिर मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। सच में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लंबे समय तक अवॉइड करने के बाद आप उसे धीरे धीरे भूल जाएंगे। युवान ने उसे चुपचाप देखा, ये देखते हुए कि उसकी दोनों आंखें आगे देखने पर केंद्रित थीं। उसका पतला शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था और उसके खूबसूरत और नाजुक से चेहरे पर अकेलेपन और सूनापन के कुछ स्पष्ट संकेत थे। वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर अंत में धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें श्रव्या हटा लीं और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं।
बहुत से लोग दूसरे लोगों की गलतियों या अपने पास्ट का उपयोग खुद को चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। हालांकि ये हकीकत में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा तरीका है। श्रव्या, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी कोई इंसान हो? युवान की आवाज़ अचानक शांति से श्रव्या कानों के पास से गुजरी। श्रव्या, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी कोई इंसान हो? क्या आप? उस पल में श्रव्या ने पाया कि उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप रही। उसकी टिमटिमाती आंखों की रोशनी बदलने लगी। हालांकि युवान ने भी आगे कुछ नहीं कहा, वो बस आराम करने के लिए पीछे झुक गया। कार धीरे धीरे एक अस्पष्ट गर्म वातावरण के साथ आगे बढ़ती रही और अब शांत हवा कठोर नहीं लग रही थी। रॉयल व्यूज विला के एरिया की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए कार साफ और बड़ी सीमेंट के मुख्य रास्ते से गुजरती है। एंट्री गेट पर चौकीदार पहले से ही उन्हें जानते थे, उन्होंने उन लोग सुबह ही निकलते समय देखा था। हालांकि एक बार गार्ड ने युवान की कार और उसे बाजू वाली पैसेंजर सीट पर आराम करते हुए देखा तो उसने बहुत सम्मानपूर्वक कार की तरफ देखकर ग्रीट किया और तेजी से गेट खोल दिया। श्रव्या की तरफ मुस्कुराने और उसको ग्रीट करने के लिए हाथ हिलाने से पहले उसने श्रव्या पर कुछ और सावधानी से नज़र की, जो ड्राइवर की सीट पर थी। कार अंदर ले जाने से पहले श्रव्या ने भी धीरे से सिर हिलाया। गुलमोहर निवास के एंट्री गेट पर श्रव्या ने तेजी से कार खड़ी कर दी। उसके बगल की सीट पर युवान थोड़ा थका हुआ लग रहा था, इतना ज़्यादा कि जब कार रुकी तब भी वो दोनों आंखें बंद करके पीछे की ओर झुक हुआ रहा था और उसकी सांस भी एक समान थी, जैसे वो गहरी नींद में हो। श्रव्या ने एक पल के सोचा और फिर धीरे से पुकारने के लिए उसकी तरफ देखा, हम घर पहुंच गए हैं। आप नीचे उतरे, घर जाइए और सो जाइए। श्रव्या के ये कहने के बाद भी उसने युवान को लंबे समय तक कोई रिएक्शन देते हुए नहीं देखा। युवान की भौहें अभी भी गहरी सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। युवान, श्रव्या ने अपनी आवाज़ थोड़ी ही तेज कर सकी। युवान ने अपनी आंखें खोलीं जो थकान से भारी थीं। उसने श्रव्या पर एक नज़र डाली, फिर नीचे उतरने के लिए कार का दरवाज़ा खोला। पिछले कुछ दिनों से वो रात भर काम रहा था। पिछली रात वो सुबह होने से पहले ही जाग गया था और फिर वो लोग पूरे दिन के लिए बाहर चले गए थे। उसका शरीर, जो कि बिना आराम के थक गया था, वो अब पूरी तरह से टिक नहीं सका। सर्द हवाओं से और भी प्रभावित होकर वो अचानक काफ़ी उनींदा महसूस कर रहा था। श्रव्या ने सारा सामान युवान को सौंपने के बाद उसके हाथों में गिफ्ट बॉक्स पर कार की चाबियां रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। आज के लिए थैंक यू सो मच। मैं लंबे समय बाद इतना खुश हुई हूँ। युवान ने अपने चेहरे को उसकी तरफ कर दिया। उसके सुंदर छोटे चेहरे को एक ब्राइट और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ चमकते हुए देखा, जबकि उसकी सुंदर आंखें कृतज्ञता की भावना से भरी हुई थीं। युवान के उदासीन चेहरा भी शांति से चमक उठा। उसने धीरे से सिर हिलाया और गिफ्ट और कार की चाबियां स्वीकार करने के लिए अपना हाथ उठाया। गिफ्ट तुम्हारा है, मुस्कराते हुए उसने बस इतना ही कहा। इससे पहले कि श्रव्या जवाब दे पाती, वो मुड़ चुका था और गुलमोहर निवास में चला गया। श्रव्या चौंक गई और उसने जल्दी से अपने हाथ में गिफ्ट बॉक्स उठाया। लेकिन क्या तुमने कभी किसी आदमी को बार्बी डॉल या गुलाब जैसा कुछ पसंद करते देखा है? ये आप पर काफ़ी सूट करता है। युवान गहरी आवाज़ स्पष्ट रूप से रात की हवा में तैर गई, जबकि उसकी आकृति धीरे धीरे श्रव्या दृष्टि से ओझल हो गई। श्रव्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक आ गई और उसने उस दिशा की ओर देखा जिस तरफ उसकी आकृति लंबे समय पहले गायब हो गई थी। जब उसने विला की दूसरी मंजिल पर रोशनी देखी, तभी उसे होश आया। वह थोड़ी देर के लिए चुप रही और अंत में अपनी कार की ओर चलने से पहले खुद से आह भरी। उसने गिफ्ट बॉक्स को सामने वाली पैसेंजर सीट पर रख दिया। कार शुरू करने के बाद वो गुलमोहर निवास से निकल गई। गुलमोहर निवास अभी भी उस जगह से काफ़ी दूर था जहां उसका अपार्टमेंट था। जिस एरिया में वो रहती थी, वहां लौटने के लिए श्रव्या को एक बड़ा राउंड लगाना था। जब तक वो अपने सामान का एक बड़ा बॉक्स लेकर वापस घर आई, तब तक रात हो चुकी थी। वो घर आते ही जल्दी से नहाने गई, अगले दिन की मीटिंग की चीज़ें तैयार की और फिर थक कर सो गई। श्रव्या को अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट वर्मा जी का फ़ोन आया था।
अगली सुबह 9 बजे सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन की नए चेयरमैन कंपनी ज्वाइन कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अच्छी तरह से तैयारी करने की जरूरत थी। अगली सुबह श्रव्या हमेशा की तरह उठी। वो तैयार हुई और हल्का नाश्ता करके एक मोटी ब्रीफकेस और अपना खुद का हैंडबैग लेकर निकल पड़ी। जैसे ही वो गराज में अपनी कार लेने गई, उसने महसूस किया कि काली जैकेट जो युवान ने उसे एक दिन पहले दी थी, वो सामने वाली पैसेंजर सीट पर पड़ी हुई थी। वो सिहर उठी और उसे याद आया कि वो उसे लौटाना भूल गई थी। श्रव्या थोड़ा झिझकी, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। अपना ब्रीफकेस और हैंडबैग साइड में रखकर उसने कार स्टार्ट की। कार तेजी से सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन की दिशा में बढ़ गई। रास्ते में श्रव्या ने एक कपड़े वॉश करने की दुकान को ढूंढा और आखिरकार उसे एक दुकान मिल गई। मैं इसे कब वापस लेने आ सकती हूँ? श्रव्या ने रसीद लेते हुए पूछा। ये कल हो जाएगा, मेम, दुकानदार ने उत्तर दिया। श्रव्या ने सिर हिलाया। थैंक यू, मैं कल शाम को आकर इसे ले जाऊंगी। उसने हैंडबैग में रसीद रखी और अपनी कार में लौट आए। कपड़े वॉश करने की दुकान ढूंढने में उसे काफ़ी वक्त लग गया था और उसे उम्मीद थी कि वो फिर भी टाइम पर पहुंच सकती है, क्योंकि उसे पहले कभी ऑफिस पहुंचने में देर नहीं हुई थी। इस बारे में सोचते ही श्रव्या ने कार की स्पीड तेज कर दी। इसी समय शहर में बिजी ऐसे नरीमन पॉइंट के बीच में एक विशाल ऑफिस के एंट्री गेट से पहले काले सूट में 5 पुरुष और 2 महिलाएं वहां ध्यान से खड़े थे, जैसे कि वो लोग किसी का वेट कर रहे हों। चैप्टर 17 नए चेयरमैन। सिटी के सबसे बिजी एरिया में से एक ऐसे नरीमन पॉइंट में एक ऊंची बिल्डिंग के एंट्री गेट पर काले सूट में 7 लोग खड़े थे, जिनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वो लोग ऐसे खड़े थे जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। उनको वहां खड़ा देखकर कंपनी के सभी एम्प्लॉय हैरान थे, क्योंकि वो सातों कंपनी के हायर अथॉरिटी थे, 3 वाइस प्रेसिडेंट और 4 डायरेक्टर्स। वैसे आमतौर पर उन्हें कंपनी में सार्वजनिक रूप से नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्हें एंट्री गेट पर खड़ा देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था। आज के दिन जरूर को बहुत बड़ा इंसान आ रहा होना चाहिए। मैंने सुना है कि नए चेयरमैन मिस्टर मेहरा आ रहे हैं। नहीं तो और कोई वजह नहीं है कि ये वाइस प्रेसिडेंट्स और डायरेक्टर्स यहाँ वेट करे। बिल्कुल सही बात है, बॉस आ रहे हैं और उनके साथ विदेश से उनकी स्पेशल टीम भी आ रही है। वो सभी फॉरेनर्स है। मैं सच में उन लोगों को सामने से देखना चाहता हूँ। सच में, मैं सच में देखना चाहता हूँ कि बॉस कैसे दिखते हैं। सभी कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो इतने हैंडसम है कि पूरी कंट्री उनके लुक्स की तारीफ करती है। मुझे क्यूरोसिटी होती है वो किस तरह की लड़की को पसंद करते होंगे। निकलो यहाँ से, वो निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे इंसान नहीं है। हम लेकिन सिर्फ 7 लोग ही क्यों हैं? मुझे डायरेक्टर सिन्हा नहीं दिख रही। वो कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह के आयोजन में शामिल ना हो? उफ, गार्ड्स आ रहे हैं, चलो चलते हैं। एम्प्लॉइज ने गॉसिप करना शुरू कर दिया था। गार्ड्स को आता देखकर सभी लोग वहां से अपनी अपनी डेस्क पर चले गए। वाइस प्रेसिडेंट वर्मा, क्या डायरेक्टर सिन्हा अब सच में घमंडी नहीं हो गई है? क्या वो नहीं जानती थी कि आज नए चेयरमैन मिस्टर मेहरा आ रहे हैं? वो इतनी देर से कैसे आ सकती है? एक आवाज ने उन लोगों के बीच की चुप्पी तोड़ी। एंट्री गेट पर खड़े उस हायर अथॉरिटी के ग्रुप के बीच ग्रे सूट में खड़ी एक महिला अधीर होकर बोली। उस महिला के बॉडी वेल मेंटेन थी, हल्के मेकअप के साथ उसका चेहरा खूबसूरत दिख रहा था, उसकी आंखें काफ़ी शार्प थी। वो बहुत काबिल लग रही थी। वो लगभग 40 साल की थी, लेकिन खुद को अच्छे से मेंटेन करने की वजह से 30 साल की लग रही थी। और वो सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स में से एक थी। वाइस प्रेसिडेंट वर्मा, जिन्हें उसने अभी अभी बुलाया था, वो वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत वर्मा थे। वो एक दुबले पतले मिडिल एज के इंसान थे। पुराने चेयरमैन ने उनकी काबिलियत को देखा था और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया था। सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन के टोटल 3 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, अभिजीत वर्मा, दीपांकर गुप्ता और अपर्णा सेन। वो सभी बिजनेस वर्ल्ड के काफ़ी टैलेंटेड लोग थे और 20 से ज़्यादा सालों से सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट्स के अंडर डायरेक्टर्स थे। उनमें से कुछ डायरेक्टर्स को दूसरी पार्टनर कंपनियों में काम संभालने गए थे।
श्रव्या सहित अभी कंपनी की मेन ब्रांच में 5 डायरेक्टर्स थे। जिस महिला ने अभी भी वो बात कही थी वो उन डायरेक्टर्स में से एक थी। उसका नाम प्रिया वर्मा था और वो एक टैलेंटेड इंसान थी, पर वो अपने कलिग्स के बीच में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। फिर भी वो अपना काम बखूबी करती थी, यही वजह थी कि वो डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच पाई थी। डायरेक्टर सिन्हा ने कल मुझसे छुट्टी मांगी थी। वो शायद बीमार है, इसीलिए इस बात को समझा जा सकता है कि शायद उसे आ जाने में देर हो सकती है। चेयरमैन मेहरा अभी तक यहाँ आए नहीं है ना? अभिजीत जी ने प्रिया की तरफ नाराजगी से देखा। कल जिस इंसान ने उन्हें श्रव्या की छुट्टी के लिए कॉल किया था, वो नए चेयरमैन मेहरा थे। डायरेक्टर सिन्हा चेयरमैन मेहरा को पर्सनली जानती होगी, लेकिन श्रव्या हमेशा टाइम पर आ जाती है। उसको आज डर क्यों हो रही थी? अभिजीत जी को श्रव्या की चिंता हो रही थी। अभिजीत जी ने श्रव्या को कंपनी ज्वाइन करने के बाद से ही हमेशा गाइड किया था। लड़की होशियार और मेहनती थी। क्योंकि श्रव्या उनके सबसे अच्छे सहायकों में से एक थी, इसलिए बेशक जब प्रिया ने उसे क्रिटिसाइज किया तो अभिजीत जी नाराज हो गए। प्रिया ने डांट सुनने के बाद अपना मुंह बंद रखा। उसने वाइस प्रेसिडेंट दीपांकर गुप्ता की तरफ देखा, जो बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ नाराजगी से देख रहे थे। महिला वाइस प्रेसिडेंट अपर्णा सेन ने एक पल झिझकते हुए अपनी बात कहते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट वर्मा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज नए चेयरमैन आ रहे हैं। इतने कम लोग उनके वेलकम के लिए है तो क्या वो इंसल्टेड फील नहीं करेंगे? बॉस को फालतू दिखावा करना पसंद नहीं है। अभी जैसा भी है वैसा ठीक है, बस शांति से वेट करे। अभिजीत जी ने जवाब दिया और देर बाद में सब कुछ इग्नोर कर दिया। आखिर में बहुत सारी काले रंग की लग्जूरियस कारें धीरे धीरे एंट्री गेट के पास आई। नए चेयरमैन आ गए हैं। वो सभी चौंक गए और तेजी से स्वागत के लिए आगे बढ़े। सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन के एंट्री गेट के सामने धीरे धीरे 5 ब्लैक कारें आकर रुक गई। आगे की कार दरवाजे के थोड़े आगे और बाकी चारों कारें उसके पीछे आकर रुकी। आगे और पीछे की 2 कारों के दरवाजे जल्दी से खुल गई। उनमें से 8 हैंडसम फॉरेनर बाहर आए। उनमें से सभी के साथ काले सूट और सनग्लासेस पहने हुआ एक बॉडीगार्ड था। बॉस, हम पहुंच गए हैं। तीसरी कार में से सुमित तेजी से कार से उतरा और पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। युवान जो अभी भी बैठकर डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसने धीरे धीरे फाइलों को बंद कर दिया। उसने उन फाइलों को सुमित को दे दिया और कार से बाहर निकल गया। सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन की कमान संभालने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अभिजीत जी के साथ साथ बाकी टीम भी बधाई देने पहुंच गई। युवान ने उस दिन एक हैंडमेड ब्लैक सूट पहना था। जैसे ही वो सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन के एंट्री गेट के सामने खड़ा हुआ, उसने अपना सिर ऊंचा किया और उस ऊंची बिल्डिंग को देखा, जी लगभग बादलों तक पहुंच चुकी थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई थी, फिर वापस उसके चेहरा के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। युवान ने अपना सिर हिलाया कर उनकी ग्रीटिंग का जवाब दिया और फिर सीधे एंट्री गेट की तरफ चला गया। अचानक उसने कहा, सभी हायर अथॉरिटी एम्प्लॉई को इन्फॉर्म कर दे कि मैं अभी एक मीटिंग करना चाहता हूँ। वो अपनी बात कहते हुए सुमित और विराज के साथ अपनी पर्सनल लिफ्ट में चला गया। जल्दी ही एंट्री गेट पर खड़े लोग उसके पीछे पीछे कंपनी के अंदर आ गए। सबके जाने के कुछ ही पल बाद श्रव्या अपने मोड ब्रीफकेस के साथ बिल्डिंग में एंटर हुए। सुबह के 10 बज चुके थे और ये पहली बार था जब उसे कंपनी में आने में देर हो गई हो। इसके अलावा ये देखते हुए कि आज नए चेयरमैन का आने का पहला दिन है, वो सिर्फ उम्मीद कर सकती थी कि नए चेयरमैन मेहरा आज के खास दिन पर उसे डांटेंगे नहीं। श्रव्या ने एक छोटी सी आह भरी और बिना ज़्यादा कुछ सोचे वो सीधा 57वें फ्लोर पर मीटिंग रूम में चली गई। कंपनी के 57वें फ्लोर के क्लीन और बहुत बड़े मीटिंग रूम के अंदर लंबी लंबी टेबलों के पास चेयर में सभी लोग बैठे हुए थे और रूम का वातावरण काफ़ी भारी हो गया था। सभी लोग अपने सामने बैठे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम चेयरमैन को देख रहे थे, जो अभी कई नए बनाए जा रहे प्रोजेक्ट के फाइलों को देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिस वजह से सभी के मन में कुछ हद तक बेचैनी पैदा हो गई थी। उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने नए चेयरमैन के विदेश में बिजनेस को एक्सपेंड करने के नए नए तरीकों को बारे में सुना था और अब सब लोग चिंतित थे कि कहीं उनको कंपनी से निकल ना दिया जाए।
क्योंकि चेयरमैन के बारे में एक अफवाह थी कि वो हायर अथॉरिटी में बदलाव करना चाहते हैं। अब सब लोग सिर्फ युवान को देख रहे थे और उनसे कोई आवाज न हो जाए, इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद युवान ने डॉक्यूमेंट को नीचे रख दिया और सबकी तरफ अपना सिर ऊपर करते हुए देखा। उसकी नज़र दाईं तरफ एक खाली सीट पर पड़ी और उसकी भौहें तन गई। क्या आज कोई लीव पर है? युवान का सवाल सुनकर सुमित ने फौरन जवाब दिया, चेयरमैन मेहरा, ये डायरेक्टर सिन्हा की सीट है। हो सकता है कि आज उन्हें किसी वजह से देर हो गई हो क्योंकि वो हमेशा टाइम पर आती है। मैं अभी उन्हें फ़ोन करता हूँ और देखता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। एक लंबा और बेफिक्र टाइप का इंसान क्यूरियस होकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो श्रव्या को बुलाने जाने वाला था, कुछ जल्दी चल रहे कदमों की आहट मीटिंग रूम में सुनाई दी। इससे पहले कि कोई रिएक्शन दे पाता, मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल कोई अंदर आ गया। सॉरी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। श्रव्या अपनी जगह रुक गई और उसने सभी से माफ़ी मांगी। जल्दी जल्दी चलने के कारण उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। श्रव्या ने अपनी सांसें नॉर्मल की और अभी की तरफ देखा। जैसे ही वी अपनी जगह बैठने जा रही थी, मीटिंग रूम की मेन चेयर पर बैठे इंसान को देख उसे एक झटका लगा। ये वो कैसे हो सकता है? युवान मेहरा, सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, उसका नया बॉस। सिया को होश में आने में थोड़ा वक्त लगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उसने कल नाम बताया था तो उसे लगा था कि उसका नाम जाना पहचाना है। युवान ने अपना सिर उठाया और उस लड़की की ओर देखा जो अभी अभी अंदर आई थी। उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत लग रही थीं जबकि कुछ लोग श्रव्या की तरफ मिली जुली नज़रों से देख रहे थे। अपनी सीट पर बैठ जाओ, अगली बार ऐसा कोई अपवाद नहीं होगा। युवान इतना कहकर फिर चुप हो गया। श्रव्या ने अपना सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने जल्दी से अपने ब्रीफकेस से मीटिंग के डॉक्यूमेंट निकाले। मीटिंग रूम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। एक पल के बाद युवान अपनी गहरी और ठंडी आवाज में बोला, पुणे शहर में श्री कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की रिपोर्ट दे। प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैनेजर घबरा कर खड़ा हो गया और उसने डॉक्यूमेंट को पलटा और अपडेट देना शुरू कर दिया। मैनेजर ने मीटिंग रूम के भारी दबाव को सहन किया और प्रोजेक्ट की पूरी प्रोग्रेस को स्पष्ट रूप से रिपोर्ट किया। अनिवार्य रूप से सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन में एक मैनेजर के लिए इतनी कम चैलेंज में टूट जाना असंभव था। युवान ने बीच में कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठकर मैनेजर की रिपोर्ट सुनता रहा। आखिर में उसने सिर्फ सिर हिलाया और उस प्रोजेक्ट मैनेजर को ध्यान देने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव दिए। छोटे प्रोजेक्ट्स के बाद आगे कई बड़े प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट आई जो स्पेशल टीमों द्वारा हैंडल किए गए थे। ये प्रोजेक्ट श्रव्या के अंडर नहीं थे, इसीलिए उसने सिर्फ रिपोर्ट सुनी और कोई ओपिनियन नहीं दिया। डायरेक्टर सिन्हा, हमें पैलेडियम प्लाजा की प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट करे। श्रव्या को अभी अभी एहसास हुआ कि अभिजीत जी ने अपनी रिपोर्ट पहले ही खत्म कर दी है और अब उसकी बारी है। वो डॉक्यूमेंट्स को खोलने से पहले एकदम चुप थी। श्रव्या की आवाज़ ठंडी और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। पैलेडियम प्लाजा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में हम वहाँ के बिजनेस के मैनेजमेंट का ऑब्जर्वेशन के लिए एग्जामिनेशन के बाद के पॉइंट पर है। मैंने वहाँ के डेटा को एनालिसिस किया है। रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार है। ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए और मार्केट रिसर्च की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट खत्म करके उसने अपना सिर उठाया और शांत बैठे युवान की तरफ देखा। युवान ने सिर हिलाया। सुमित श्रव्या की तरफ गया और उससे डॉक्यूमेंट लेकर युवान को सौंप दिए। युवान ने डॉक्यूमेंट पलट कर देखे और काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट देख के बोला, मैं व्यक्तिगत रूप से पैलेडियम प्लाजा गया हूँ। ये नॉर्मली काफ़ी अच्छी जगह है। वाइस प्रेसिडेंट वर्मा, किसी को मार्केट रिसर्च करने के लिए कहे और बाकी सब ठीक रहेगा। बोलते बोलते उसने धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स बंद कर दिए। मैं कल साउथ रिवर ब्रिज गया था और याद आया कि किसी ने पहले उस जगह को विकसित करने के बारे में एक प्रपोजल दिया था। मैंने वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ इस पर चर्चा की है और हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कैपेसिटी है। हालांकि पैलेडियम प्लाजा और ज्वेलरी सिटी जैसे बाकी बड़े प्रोजेक्ट के कारण इसे कुछ समय के लिए बंद रखा गया था। युवान ने मुड़कर सुमित की तरफ देखा। उसने जल्दी से उसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स दे दिए।
उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए युवान ने सुमित को आंख से कुछ इशारा किया। इसके बाद में सुमित ने वहां मौजूद वाइस प्रेसिडेंट्स को कुछ ज़ेरॉक्स दी। अभिजीत जी ने युवान को समझाया, चेयरमैन मेहरा, ये प्रपोजल डायरेक्टर सिन्हा और डायरेक्टर मेहता ने रखा था, जो अभी विदेश में एक प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। मुझे लगा था कि उनका मिला जुला ये प्रयास काफ़ी नया और यूनिक है, इसलिए मैंने पुराने चेयरमैन को प्रपोजल के डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र किए थे। अब जब पैलेडियम प्लाजा और ज्वेलरी सिटी प्रोजेक्ट खत्म हो रहे हैं, मैं इस प्रपोजल को ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक और डिटेल्ड प्रपोजल की ज़रूरत होगी। क्या कोई इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है? युवान ने कहा और फिर सब लोगों की तरफ देखा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इधर उधर कानाफूसी के बाद सभी ने एक साथ से अपनी नज़रें श्रव्या की तरफ कर दी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज और मटेरियल्स के नंबर अकल्पनीय हो गए। बहुत से लोग इसमें अपना हाथ आजमाना चाहते थे लेकिन डरते थे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सुझाव उसने ही दिया था, फिर भी इसे पूरा करना श्रव्या के लिए भी चुनौतीपूर्ण काम था। जैसे ही श्रव्या मना करने वाली थी, ऐसा लगा कि युवान ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था और श्रव्या के इनकार करने के मौके को छीन लिया है। डायरेक्टर सिन्हा, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनेगी। मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अगले महीने की मीटिंग में एक डिटेल्ड प्रपोजल देंगी। कोई सवाल है? युवान ने गहरी और शांत आवाज में अपनी बात खत्म की। श्रव्या की भौहें तन गईं और उसने उन डॉक्यूमेंट को देखा जो अभिजीत जी ने उसे दिया था। युवान की तरफ देखने से पहले वो कुछ देर के लिए झिझकी। मैं। उसकी आवाज़ सुनकर युवान अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जो कि कुछ दस्तावेजों को पढ़ रहा था। उसकी शांत काली आंखें श्रव्या की आंखों से जा मिली। उसको झिझकते देख वो बोला, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपकी मदद के लिए आपको 2 एक्सपीरियंस असिस्टेंट दिए जाएंगे। डायरेक्टर सिन्हा, क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? श्रव्या उसके बात करने के लहजे से हैरान थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि युवान को उस पर बहुत भरोसा था। वाइस प्रेसिडेंट वर्मा ने अपनी आंखों से उसे हाँ कहने का इशारा कर रहे थे, तो उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू, चेयरमैन मेहरा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके भरोसे पर खरी उतर पाऊं। युवान ने हाँ में सिर हिलाया और फिर सभी की तरफ देखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आपको सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सकते हो। कम बोलो और अधिक करो। आपको दिया गया टारगेट आप 3 महीने तक पूरा करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा। यदि आपके प्रोजेक्ट का रिजल्ट उम्मीद से ज़्यादा होगा तो मैं आपके डिपार्टमेंट को प्योर प्रॉफिट का 5% दूंगा और इसे बोनस के रूप में दिया जाएगा। आपको कितना बोनस मिलता है ये इस बात पर आधार रखता है कि आपने उस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है। हाँ बॉस, हम पूरी कोशिश करेंगे। हर कोई जोश से भर गया था। कौन ये जानकर उत्साहित नहीं होगा कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सकता है? चेयरमैन मेहरा के लिए इतना लिबरल होना और एम्प्लॉइज़ को इनकरेज करने के लिए इस तरह के रास्ते को अपनाना अनएक्सपेक्टेड था। क्या बोनस पाने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत नहीं करेगा? अगर वे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। कोई और प्रॉब्लम? युवान ने पूछा। सभी ने अपना सिर ना में हिला दिया। मीटिंग यही खत्म की जाती है। युवान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सुमित और विराज भी उसके पीछे पीछे तेजी से मीटिंग रूम से बाहर चले गए। बाकी लोगों भी मीटिंग रूम से धीरे धीरे बाहर निकल गए। क्या श्रव्या हैंडल कर पाएगी ये प्रोजेक्ट? चैप्टर 18 क्रिएटिव कल्चर मीडिया। श्रव्या का ऑफिस 51वें फ्लोर पर था। उसका ऑफिस काफ़ी बड़ा था और जिसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और डेलिकेट तरीके से किया गया था। ऑफिस में उसकी बड़ी वर्किंग टेबल के पीछे एक बहुत बड़ी खिड़की थी। खिड़की स्व बाहर समुद्र दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर ये बहुत ही परफेक्ट ऐसी वर्किंग प्लेस थी। टोक टोक। श्रव्या के बैठते ही ऑफिस के गेट पर नोक होने की आवाज़ हुई। कम इन। श्रव्या की नज़रें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और उसने बस आवाज़ देकर अंदर आने की परमिशन दी। दरवाज़ा खुला और उसकी असिस्टेंट मेघना अंदर आए। उसने श्रव्या को ग्रीट करते हुए कहा, डायरेक्टर सिन्हा, चेयरमैन मेहरा के असिस्टेंट सुमित की कॉल आई थी और उसने कहा कि चेयरमैन मेहरा चाहते हैं कि आप उनके ऑफिस जाएं। चेयरमैन का ऑफिस?
श्रव्या के हाथ कंप्यूटर पर रुक गए और फिर उसने सिर उठाकर मेघना की तरफ देखा। वो एक पल के लिए झिझकी और फिर सिर हिलाया। मैं समझ गई। तो फिर मैं अपने काम पर वापस जाऊंगी। मेघना फिर तेजी से कमरे से निकल गई। नए प्रोजेक्ट की याद आते ही श्रव्या को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ। इतने बड़े प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल करना उसके लिए मुश्किल था। उसे एक टीम बनाने की और डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी। तभी वो एक और डिटेल्ड प्रपोजल दे सकती है। पिछली जिंदगी में उसने धैर्य के वापस आने के बाद सनशाइन छोड़ दिया था ताकि वो खन्ना कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर सके और उसके करीब रह सके। इसीलिए उसे नहीं पता था कि सनशाइन के नए चेयरमैन कौन है। श्रव्या ने खन्ना कॉर्पोरेशन में जाकर इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन धैर्य के अलावा किसी को इस प्रोजेक्ट में कोई पोटेंशियल नहीं दिखा था। इसीलिए धैर्य के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद कंपनी में उसे एक अच्छी टीम नहीं मिल पाई और ये प्रोजेक्ट खन्ना कॉर्पोरेशन को नहीं मिला, जिसके लिए बाद में धैर्य और श्रद्धा ने उसे जिम्मेदार ठहराया था कि उसने उनसे बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट का प्रपोजल सही नहीं बनाया था। इस जिंदगी में अब हालत अलग थे। वो अभी सनशाइन का ही हिस्सा है और यहाँ उसे कभी अकेले प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रव्या ने सोचा कि उसे इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने विचारों को अपने ऊपरी के साथ साझा करने होंगे। वो इसके बारे में अभिजीत जी को बताने की सोच रही थी, लेकिन उसे याद आया कि वो युवान ही था जिसने उसे सीधे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना था, ना कि अभिजीत जी के माध्यम से। इसलिए श्रव्या का सीधे युवान से बात करना सही होगा। श्रव्या अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और अपनी टेबल पर रखे दस्तावेजों को लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। चेयरमैन का ऑफिस बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर 58वें फ्लोर पर था। जब श्रव्या 58वें फ्लोर पर पहुंची तब उसने विराज को हाथों में फाइलों का ढेर लेकर कमरे से बाहर आते हुए देखा। श्रव्या को देखते ही उसने विनम्रता से उसको ग्रीट किया, डायरेक्टर सिन्हा। श्रव्या ने थोड़ा सा सिर हिलाया और उसका खूबसूरत सा चेहरा सॉफ्ट हो गया। उस पर विराज की काफ़ी पॉजिटिव इमेज थी, क्योंकि उसने कई मौक़ों पर उसकी मदद की थी, जैसे कि जब उसका हाथ जल गया था। हेलो असिस्टेंट विराज, उसने जवाब दिया। पहले अंदर जाइए। हालांकि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बॉस अभी बड़ी मैडम के साथ बात कर रहे हैं। विराज ने अपने हाथ से कॉल का इशारा करते हुए कहा। मम्मा, मैं अंदर इंतजार कर लूंगी, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। श्रव्या मुस्कुराई और उसके हाथों में फाइलों के ढेर की तरफ देखा। विराज ने फाइलों के ढेर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर गया। श्रव्या ने डोर पर नॉक किया, लेकिन डोर नॉक करने के बाद अपने आप ही खुल गया। ये बंद नहीं था। उसने डोर को धक्का दिया और कमरे के अंदर युवान को खिड़की के पास कॉल पर बात करते हुए देखा। कदमों की आहट सुनकर युवान दरवाजे की तरफ पलटा। जब उसने श्रव्या को अंदर आते देखा तो उसने हल्के से सिर हिलाया और टेबल की पास की कुर्सी की तरफ इशारा किया। मुझे पता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में फिर से ऐसा कुछ ना हो। युवान ने थोड़ी अशांत आवाज हिमानी जी से कहा। वो हकीकत में उसके लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए बेताब थी। कभी कभी एक पुराने फेलो की पोती होती है, दूसरी बार किसी हायर पोजीशन के अधिकारी की बेटी होती है। वो इन पिछले कुछ दिनों से उनसे बिल्कुल परेशान हो गया था। युवान, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुमने कहा था कि तुम काम में बिजी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए लड़कियों को फिल्टर कर दिया है। अब तुम उन लड़कियों को देखकर उनमें से अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। क्या ये एक पत्थर से दो शिकार करना नहीं है? तुम्हें एक वाइफ मिल जाएगी और हमें एक पोती मिल जाएगी। बिजनेसमैन को विन विन की स्थिति पसंद होती है और ये भी एक विन विन का सौदा है। तुम्हारे दादाजी और मैं सच में रिटायर्ड होने के बाद बोर हो गए हैं। अगर तुम जाने कुछ करने नहीं देते हो तो निश्चित रूप से हम तुम्हें परेशान करेंगे, हिमानी जी ने जबरदस्ती करते हुए कहा। मैंने आपसे कहा था कि आप दादाजी के साथ घूमने के लिए फ्रांस जा सकते हो। तन्वी अभी बिल्कुल फ्री है। वो कुछ समय बाद ही वापस आ रही है, इसलिए आप लोग कुछ समय उसके साथ वहां घूमकर उसे साथ लेकर वापस आ सकते हैं। युवान ने उदासीन स्वर में कॉल में कहा। हालांकि हिमानी जी अब बेताब होने लगी थीं। इतने लंबे समय के बाद भी वो इस बच्चे को इस मुद्दे से कैसे बचने दे सकती थी।
मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मुझे अपनी पोता बहू चाहिए। मुझे एक अच्छा पर पोता चाहिए। बस तुम वेट करो और देखो कि मैं उन्हें अगले साल तक कैसे भी करके पालूंगी। तुम अपने दादा जैसे हो। अगर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तो तुम लोग कुछ नहीं करोगे, बस बैठे रहे तो हो। कॉल की दूसरी तरफ से हिमानी जी की गुस्से भरी आवाज आई, जिससे युवान की भौहें तन गई। दादी माँ, मैं जल्दी ही कंपनी आ रही हूँ। थोड़ी देर में तुमसे आमने सामने बात करती हूँ। अगर तुम फिर से मुझे कोई बहाना बताने की हिम्मत करते हो तो बेहतर होगा तुम सोच लो। इससे पहले युवान कुछ कह पाता, हिमानी जी ने कॉल कर दिया। कॉल की दूसरी तरफ से चिल्लाकर कही गई बातें श्रव्या को भी सुनाई दे रही थी, जो इस समय चुपचाप फाइल के पन्ने पलट रही थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सनशाइन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को भी अपने घर में ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि युवान और उसकी मुलाकात ब्लाइंड डेटिंग के इस मूर्खता भरे खेल से ही हुई थी। श्रव्या ये सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसे अचानक लगा कि ये सब कितना फनी है। युवान ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया और जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि श्रव्या फाइल पढ़ने की एक्टिंग करते हुए अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी हंसी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। युवान अपनी जगह एक पल के रुका और फिर मुस्कुराया। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी फनी है तो आप खुलकर हंस सकती है। आपको इसे छुपकर हंसने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो श्रव्या के पास से गुजारा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। श्रव्या हल्के से हंसते हुए बोली, नहीं, ये बस इतना है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कंडीशन भी मेरे जैसी ही हो। मुझे लगता है इसका मतलब है कि आप भी हमेशा ऐसी ही प्रॉब्लम से परेशान रहती है। युवान ने अपनी आईब्रो ऊपर उठा के उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई थी। श्रव्या ने शर्मिंदगी में अपना सिर हाँ में हिलाया। नव्या और मेरी मम्मा मेरे लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, इसीलिए। मम्मा, मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे। श्रव्या मुस्कुराए और अपना हाथ ऊपर उठाया। हाँ, मैं सच में आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने बार बार मेरी हेल्प करी है। मुझे नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊँ। बार बार हेल्प करी। युवान हल्का सा हंसा, उसका लहजा सौम्य और कभी कभी देखने मिलती हंसी से भरा हुआ था। किसी के एहसान को चुकाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप उस इंसान को अपना दिल समर्पित कर दे। श्रव्या अवाक रह गई। वो काफ़ी अजीब महसूस कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या कहे। युवान को उनके बीच की अजीब स्थिति का अंदाजा हो गया। उसने जल्दी ही खुद को नॉर्मल किया और श्रव्या की तरफ देखा और उसके पास रखा डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा किया। ये वो प्रपोजल है जिसे आपने पहले सबमिट किया था। मैंने इसे देखा है और इस पर कुछ रिसर्च किया है। आप उस रिसर्च को एक रेफरेंस की तरह यूज़ करें और मुझे यकीन है कि ये आपके वर्कलोड को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। श्रव्या ने फाइल खोली और अंदर के डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू किया। दरअसल कई मुद्दों पर रिसर्च किया गया था और युवान ने शब्दों को हैंडराइटिंग में लिखा था। उसकी राइटिंग उसकी ही तरह पावरफुल और करिश्माई दिख रही थी। वो हैरान और प्रभावित दोनों हुए थी। थोड़ी देर बाद उसने युवान की तरफ शांति से देखा और कहा, मैं 1 महीने बाद आपको डिटेल में प्रपोजल प्रेजेंट करूंगी। आप मुझे कह सकती है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए और क्या क्या चाहिए। ये प्रोजेक्ट अगले साल का मेन फोकस हो सकता है, इसीलिए हमें प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज में काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। मैं समझ गई। मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रपोजल के बनाने के लिए, एक डिप एनालिसिस रिसर्च करने के लिए, मुझे एक टीम बनाने की ज़रूरत हो सकती है। श्रव्या ने कुछ विचार कर आखिरकार अपने विचार कह दिए। मैं ऋषि और केविन को आपकी हेल्प करने के लिए कह दूंगा। और जहां तक एक टीम बनाने की बात है, ये आप पर निर्भर करता है। कंपनी आपके प्लानर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, मेरे पास कुछ ड्राइंग है जो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल रह सकती है। युवान ने फिर तेजी से अपने लैपटॉप पर कुछ वर्ड्स टाइप किए। फिर उसने एक फोल्डर ओपन किया जिसके अंदर कई डिज़ाइन किए हुए ड्राइंग थे। श्रव्या उठकर युवान की चेयर के पास आए और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ फोकस करते हुए उसके पास खड़ी हो गई। ये फ्रांस में एक प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए डिज़ाइन है। इस समय इसका रिव्यू हो रहा है, लेकिन ये आपके द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट के जैसा ही है, इसीलिए आप इसे एक रेफरेंस के तौर पर ले सकती है। रिव्यू हो रहा है?
क्या तब तो ये कंपनी की टॉप सीक्रेट फाइल नहीं थी? श्रव्या ने आश्चर्य से युवान की तरफ देखा। अचानक उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। जवाब का इंतजार किए बिना युवान ने स्क्रीन से अपनी नज़र हटाई और अपना सिर ऊपर किया और देखा कि श्रव्या उसे ही देख रही है। युवान ने अचानक कुछ सोचा और वो मुस्कुराया। उसने कहा, श्रव्या, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके शब्द श्रव्या को दिल की गहराई तक छू गए। श्रव्या को एक इंसान के रूप में खुद पर इतना गर्व था कि वो कभी भी किसी को भी खुद की बात समझाने की जहमत नहीं उठाती थी। ये उसके पिछली बिहेवियर जैसा था जब उसने धैर्य के लिए अपना आत्मसम्मान कुचला नहीं था। उसके इसी बिहेवियर ने युवान को उस पर भरोसा करने के लिए इंस्पायर किया था। श्रव्या ने हाथ में पकड़ी फाइल पर अपना हाथ थोड़ा भींच दिया और उसके नाखून धीरे धीरे सफ़ेद हो गए। आज से पहले दोनों लाइफ में कभी भी किसी ने भी उस पर इस लेवल का बिना किसी शर्त के भरोसा नहीं जताया था। श्रव्या ने एक हल्की सांस ली और थोड़ी देर बाद अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों की चमक बदल गई थी। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि डोर पर किसी ने तेज नोक किया। दोनों में एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ दरवाजे की तरफ देखा जब सुमित अंदर आया। बॉस, वो बड़ी मैडम यहाँ आ गई है। वो सुमित की बात सुनकर युवान की भौहें तन गई। ठीक है, पहले मैं वापस नीचे जा रही हूँ। श्रव्या ने जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट फाइल में पैक किए। डिज़ाइन की कॉपियाँ यही मेरे लैपटॉप में है। यदि आपको रेफरेंस के लिए इन्हें देखना हो तो आप कभी भी आ सकती है। युवान ने उसे आश्वासन दिया। ओके। श्रव्या फिर तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई। दिन भर के काम के बाद समय तेजी से बीत गया। जल्द ही शाम हो गई। श्रव्या आने वाले प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करने के लिए जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन सनशाइन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के एंट्री गेट पर उसे एक अनचाहा इंसान मिल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्किंग की सीढ़ियों के पास श्रव्या को उदास और सौम्य दिखने वाली श्रद्धा दिखाई दी। उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए और उसके चारों ओर एक कोल्ड ऑरा बिखर गया। उसका कोल्ड बिहेवियर देखकर श्रद्धा का चेहरा पिला पड़ गया। दी श्रद्धा ने उसे अपनी कमजोर आवाज में पुकारा, कंपनी अभी प्रॉब्लम में फंस गई है। दादी माँ बहुत परेशान थी और अचानक बेहोश हो गई है। मैं आपको फ़ोन कर रही थी लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं सीधा यहाँ आ गई। प्लीज़ मेरे साथ चलो और उनसे मिल लो। पापा अभी पुणे गए हैं और तुरंत वापस नहीं आ सकते हैं। मोम को टेंशन हो रही थी कि कहीं दादाजी ज़्यादा परेशान ना हो जाए, इसीलिए उसने दादाजी को नहीं बताया है। मोम अभी ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रही है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं और मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी माँ की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूँ। दी श्रद्धा की आंखों में कुछ खोने का डर दिख रहा था और वो अपनी डरी हुए आंखों से श्रव्या को देखती ही रह गई। कंपनी प्रॉब्लम में फंस गई है। श्रव्या ने आंखें छोटी करके सोचा, ऐसा कैसे हो सकता था कि दादी माँ के अंडर क्रिएटिव कल्चर मीडिया किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कंपनी पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और अभी हाल ही में उसने टीवी में देखा था कि क्रिएटिव मीडिया ने कई बड़े प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो फिर ये अचानक प्रॉब्लम में कैसे फंस गई? कौन से हॉस्पिटल में है? श्रव्या ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। संजीवनी हॉस्पिटल, श्रद्धा ने जल्दी से जवाब दिया। क्या हिमानी जी युवान को शादी के मना पाएगी? क्या सच में कंपनी पर कोई मुसीबत आई होगी? Hello guys, please support our channel for more interesting stories on The Story Junction 01. Thanks regards, The Story Junction 01.